हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और दोस्तों मैं आज आपके लिए दोस्तों वही कंटिन्यू सीरीज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 मैंने अब तक दोस्तों कितने प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट करा दिए हैं आपके इसी चैनल आई पेपर क्लासेस पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों DFCCIL के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 4। किसके लिए दोस्तों? एग्जीक्यूटिव OP एंड BD वाली पोस्ट के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से दोस्तों मैंने ये सीरीज़ कंटिन्यू आपकी ही डिमांड पर चलाई हुई है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस ऐसे प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम अपने इसी चैनल पर 11 बजे डेली प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट होता है। इसमें हम दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन कराएंगे? 120 क्वेश्चन कराएंगे, वो भी कम्प्लीटली, ठीक है। कंप्लीट 120 क्वेश्चन कराएंगे, मतलब बाकायदा आंसर सही, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले जो भी दोस्त नया है तो वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की ओर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फास्टली, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 24वें जैन तीर्थकर या फिर अंतिम तीर्थकर कौन थे? 24वें जैन तीर्थकर या फिर अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? अगर देखा जाए तो A पार्श्वनाथ, B ऋषभ, C महावीर, D अरिष्टनेमी। तो ये था दोस्तों, इसमें हो जाएंगे आपके आंसर क्या है? महावीर स्वामी हमारे 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। तो 24वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी सबसे पहले कौन थे? अगर बताऊं तो आपको ऋषभनाथ, ठीक है। कौन से थे दोस्तों? सबसे पहले ऋषभनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार में दोस्तों कौन थे प्रसिद्ध कवि? अगर देखा जाए तो बताइए दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे A बीरबल, B तुलसीदास, C रहीम खान और D बैरम खान। तो बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो इसमें थे दोस्तों कौन? रहीम खान। आपके थे दोस्तों रहीम खान, ये थे कौन? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देख भी पा रहे होंगे क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1882, 1884, 1889, 1885। तो ये हुई थी दोस्तों 1885। कब हुई थी दोस्तों? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपको मुझे बताना है कि BJP की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। BJP भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जो एट प्रेजेंट में है, उसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ये आपको मुझे बताना है, ठीक। नेक्स्ट, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट कितनी है आपको बताना है, ठीक। A 8200 मीटर, B 8848 मीटर। देखा जाए तो दोस्तों यही है हमारी 8848.86 मीटर, क्योंकि दोस्तों इसमें कितना 0.86 का डिक्री मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, 0.86 मीटर, ठीक है। तो ये भी दोस्तों ऐड कर लेना, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो ऑप्शन ABCD के हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो दामोदर, गोदावरी, हुगली नदी या फिर स्वर्ण रेखा नदी। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें से आपका हो जाएगा, अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, दामोदर नदी। कौन सी दोस्तों? दामोदर नदी को हम भारत का रूर कहते हैं, जो कि कौन सा दोस्तों बेसिन का निर्माण करती है, ठीक। नेक्स्ट, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य दोस्तों पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें से कौन सा हो जाएगा ABCD के हिसाब से? अगर देखा जाए तो नागालैंड, गोवा, केरल, तमिलनाडु। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों नागालैंड। नागालैंड में ही दोस्तों क्या हुआ था? क्या हुई थी दोस्तों? सबसे कम प्रतिशत वृद्धि हुई थी जनसंख्या में नागालैंड में, ठीक है ना। नागालैंड आई थिंक एकमात्र हमारा ऐसा राज्य है जिसमें इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल, कुछ थोड़े से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता दूं, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी यहीं पे मनाया जाता है, ठीक है। नागालैंड हुआ, मेघालय हुआ, जो दोस्तों हमारे कौन से पूर्वोत्तर राज्य हैं। गोवा के CM का नाम क्या है दोस्तों? प्रमोद सावंत। तमिलनाडु के CM का नाम क्या है आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण पश्चात क्या नाम दिया गया? दोस्तों द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण जब दोस्तों हो गया, उसके बाद में इसका क्या नाम दिया गया? तो क्या नाम हो गया था दोस्तों इसका बाद में? इसका नाम हो गया दोस्तों SBI, भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा दोस्तों? SBI, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। आगे चलते हैं, देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर दोस्तों GST। भारत में GST कब लागू की गई थी? भारत में GST कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017 को। कब दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी GST, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? कौन सा दोस्तों? कौन सा मौलिक अधिकार ऐसा है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है?
शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसमें से? इसमें आपका हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। हमारे किसके दोस्तों? अल्पसंख्यक जो होते हैं उनके हितों के संरक्षण की बात करता है। अब अल्पसंख्यक की बात अगर हम करें दोस्तों, माइनॉरिटी में हमारी कितनी कम्युनिटी आती है? आपको मुझे बताना है कि कितनी कम्युनिटी, मतलब कितने जातियाँ इस तरीके के दोस्तों हो जाते हैं, कम्युनिटी कितनी आती हैं, ठीक है, आपको मुझे बताना है कितनी कम्युनिटी आती हैं किसमें? माइनॉरिटी में। नेक्स्ट, केंद्र व राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच में दो हमारी शक्तियों का बंटवारा होता है कि हाँ रेलवे हमारा राज्य सरकार चलाएंगे, इस तरीके से केंद्र सरकार चलाएंगे, ये होता है दोस्तों। तो हर तरीके का रेलवे, जैसे पुलिस हो गया दोस्तों, हमारा सेंट्रल की पुलिस अलग होती है, स्टेट की पुलिस अलग होती है, और एक होता है दोस्तों सेंट्रल पुलिस, जैसे CRPF, CISF, ये सारा कुछ इनका इस पर अधिकार होता है दोस्तों किसका? केंद्र का। तो इसी तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच में दोस्तों शक्तियों का बंटवारा है वो कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है? अगर देखा जाए तो कौन सी है दोस्तों? 7वीं अनुसूची। कौन सी? 7वीं अनुसूची में दोस्तों है हमारा केंद्र और शक्तियों के बीच का बंटवारा। कौन कौन से दोस्तों? केंद्र, जिसे केंद्र बनाएगी, जिसे राज्य बनाएंगे राज्य, और एक होता है दोस्तों केंद्र और राज्य, और ठीक है इस तरीके से इन दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। ठीक, संघ, राज्य और समवर्ती। तीसरा होता है दोस्तों समवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र वाली, राज्य सूची राज्य द्वारा, और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों टोटल। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है? क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके का, जो ध्वनि होती है वो हमारे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो देखते हैं दोस्तों इसके ऑप्शन। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है कि ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? इसमें हो जाएगा दोस्तों कौन सा? आपका गैस, निर्वात, धातु, द्रव। तो कौन सा दोस्तों? गैस होगा, द्रव होगा, निर्वात होगा, धातु होगा? निर्वात। कौन सा दोस्तों? निर्वात। निर्वात में क्या होता है दोस्तों? प्रकाश की चाल बहुत तेज होती है, जबकि ध्वनि की चाल होती ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? जो गोबर गैस होती है दोस्तों उसमें मुख्यतः कौन सी होती है? मीथेन। मीथेन गैस हमारे दोस्तों किस में पाई जाती है? गोबर गैस में पाई जाती है। हीलियम गैस किस में भरते हैं दोस्तों? गुब्बारों में भरी जाती है ये वाली गैस। कौन सी दोस्तों? हीलियम गैस गुब्बारों के लिए है, ठीक है, क्योंकि हल्की गैस होती है, ठीक है। और क्लोरीन पानी में, किस में दोस्तों? पानी में। क्लोरीन पानी में मिलाते हैं, ठीक है, जिससे कि उसकी शुद्धता बढ़ जाए। आगे, लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं दोस्तों हमारे शरीर के किस भाग में इनका क्या होता है दोस्तों? बनती हैं। मतलब ये कौन से पार्ट्स में हमारे दोस्तों RBC की जो निर्माण होता है वो किन से, मतलब इनमें से किस में होता है? ऑप्शन ABCD के हिसाब से अगर आप मुझे बताओ तो यकृत, अस्थिमज्जा, वृक्क, हृदय। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, बोन मैरो, ठीक है। इसमें RBC का निर्माण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, 19 जून 2021 से किस संघ राज्य द्वारा सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन किया गया? तो कुल मिलाकर दोस्तों इसी साल जून में कौन से संघ राज्य दोस्तों इसके द्वारा सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन किया गया? बताइए दोस्तों, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आंसर आपका? A, जम्मू कश्मीर, B, दादरा नगर हवेली, C, लद्दाख, D, चंडीगढ़। तो ये कराया था दोस्तों किसने? लद्दाख ने। किसने? लद्दाख में मनाया गया था दोस्तों सिंधु दर्शन महोत्सव। कौन सा है दोस्तों? सिंधु दर्शन महोत्सव, ठीक। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, TB रविशंकर किस संस्थान के डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं? TB जो दोस्तों उनके जो कौन है डेप्यूटी गवर्नर हैं रविशंकर, वो किस संस्थान के क्या बनाए गए? डेप्यूटी गवर्नर बनाए गए हैं। बताइए दोस्तों, सॉरी, TB रविशंकर किस संस्थान के डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं? कहने का मतलब ये है दोस्तों क्वेश्चन, सॉरी। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? SBI, RBI, सेबी, नाबार्ड। RBI के दोस्तों डेप्यूटी गवर्नर बनाए गए हैं TB रविशंकर, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए दोस्तों, करते हैं ना अभी फास्टली, ठीक है ना, मैथ्स के क्वेश्चन को भी, क्योंकि यहाँ से आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, जरा ध्यान से देखना। 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? जो दोस्तों या तो 100 के बराबर हो या फिर उनसे कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 3 के गुणज हैं, जो दोस्तों 3 के मल्टीपल हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपके 3 के मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे? और जो 100 से कम हो तो 3 के मल्टीपल एक तो खुद 3 ही हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया, डैश 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 डैश, कितने हो जाएंगे दोस्तों? 99। कितने हो जाएंगे? 99। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इनको आपका जो है ना दोस्तों, आपको क्या बताना है? इन सभी का योग बताना है। 100 से तो कम ही है ना, जैसे 3 और 6, 9, 9, 18 ऐसे जोड़ते जाना है और 99 तक जोड़ते जाना है। तो
इस तरीके के क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में दोस्तों, एस एन बराबर, ठीक है, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है, इंटू ए प्लस एल। ए होता है हमारा प्रथम पद, एनवा पद, और एल होता है दोस्तों अंतिम पद। तो हम यहाँ पे पहले एल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या है दोस्तों, ए की वैल्यू 3 है, प्रथम पद दिया हुआ 3, सार्वंतर डी कितना दिया हुआ है दोस्तों, इनका अंतर 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या निकाल लेते हैं सबसे पहले, एल। एल बराबर होता है दोस्तों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एल की वैल्यू 99, लास्ट पद, लास्ट टर्म, प्रथम पद 3, एन का वैल्यू में पता नहीं, डी की वैल्यू कितनी 3, तो इससे पता लग जाएगा दोस्तों क्या होएगा। तो ये कितना होगा दोस्तों 96, जब इधर आएगा ये, ठीक, और 3n माइनस के 3, फिर 99 हो गया, ठीक है ना। 3n बराबर, तो n बराबर कितना आ गया 33। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों आपको। तो n बराबर आ गया 33। अब यही वाला फॉर्मूला ये जो दोस्तों हमारा निकल गया है, और इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे वापस। तो एस एन बराबर क्या था दोस्तों, यानी कि 33/2 इंटू ए प्लस 3, एल कितना दोस्तों 99। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कितना होगा 33/2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 102। फिर इसको काट लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 51, ठीक है 51। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 एकम 3, तो यूनिट डिजिट पे दोस्तों इसमें आप कौन सा ऑप्शन है, पहले वाला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कैसे करना है समझ में आ गया। एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल। ये आपका दोस्तों कौन सा क्वेश्चन हो जाता है, ये हमारा चलता है दोस्तों समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी वाले क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, उसके क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। उसके यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया है, बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, कर सकते हो आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। किस तरीके से करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है, 1 माइनस के 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस के 1/3 डॉट 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 अप टू सोन इन्फानाइट। तो इसकी वैल्यू का योग क्या होगा, इन पदों का योग क्या होगा। तो पहले सबसे हमें बताना है कि ये जो सीरीज़ है कौन से, मतलब किस तरीके की श्रेणी है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी है। तो हमें इसको निकालना होगा दोस्तों। तो ये होता है प्रथम पद, ये होता है द्वितीय पद, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरीके से दोस्तों। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम इसको। क्या है 1 माइनस के 1/3, अगर देखा जाए तो दोस्तों हमारे पास में फॉर्मूला होता है आर निकालने का। आर होता है दोस्तों कौन सा, रेशो, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, माइनस के इस तरह से देखते हैं 1/3 का स्क्वायर अपॉन में 1/3 माइनस के, ठीक है। तो 1/3 से कट जाएगा, तो 1/3 आ गया ना माइनस के, और ऐसे ही दोस्तों इससे आ जाएगा माइनस के 1/3। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के 1/3। फर्स्ट टर्म कितना है, ए बराबर 1। तो फॉर्मूला आता है दोस्तों हमारा इसमें गुणोत्तर श्रेणी में। ये दोस्तों कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी, जीपीआई, गुणोत्तर सीरीज़ है, ठीक। इसमें फॉर्मूला होता है दोस्तों एस एन बराबर ए अपॉन में 1 माइनस आर, ठीक है। ए कितना है 1 अपॉन में 1 माइनस के, आर की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/3, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों 1/1 प्लस 3 आया समझ में। तो ये कितना होगा दोस्तों 3 एकम 3 और 4/3, तो 1/4/3, तो ये आ गया दोस्तों 3/4, ठीक है, ये आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 3/4। किस तरीके से क्या है एक बार और बता दूं आपको, देखिएगा गुणोत्तर सीरीज थी हमारी, गुणोत्तर श्रेणी आपको सबको पता होना चाहिए कि कौन सी गुणोत्तर है, कौन सी अर्थमेटिक यानी कि समांतर श्रेणी है, कौन सी हरात्मक श्रेणी है, ठीक है ना। दोस्तों एपी और एचपी में आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, हरात्मक श्रेणी और समांतर श्रेणी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, बस उसमें तो ये अंतर होता है, ठीक है। और ये जो दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी होती है इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, एस एन बराबर ए अपॉन में 1 माइनस आर, ठीक है ना। आर की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 से छोटी भी हो सकती है, ठीक है ना, अलग अलग कंडीशन होती है, आप जानते ही होंगे ये। तो ये आ गया दोस्तों समझ में किस तरीके से करना है, स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर इस तरीके की दोस्तों भिन्न दी हुई है हमारे पास में। भिन्न कैसी है दोस्तों, 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सी भिन्न जोड़ी जाए दो की, क्या दोस्तों हमें कंप्लीटली एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, इनमें से दोस्तों इंटीजर मिल जाए। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन जोड़ना है इनमें, जिससे कि ये कंप्लीट संख्या बन जाए। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान देना, ठीक है। देखिएगा इसको कर लेते हैं, 4 5 20 3 23/4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 24/5 प्लस 59/8, ठीक है। 8 7 56 और 3 59, इन सभी को कर लो दोस्तों। तो आई थिंक 40 आ जाएगा इसका। तो 4 धाम 40, 23 धाम 230, 8 बार 192, ठीक है। ये 59 है ना, हाँ जी 59 ही है।
8 5 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 से अगर मैं इसको 5 5 नहीं 45 का 5 का हासिल लगी 4 5 25 और 4 29 295। ठीक है, समझ में आ गया। अब इन सभी को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 7 18 और 3 21 2 2 4 1 5 और 2 7, कितना है दोस्तों 9 9 18 और 3 21 के 2 2 2 4 1 5 और 2 7 अपॉन में 40। ठीक है ना। ठीक है, तो ये कितना आ गया 717 अपॉन में 40। ठीक है, अगर मैं दोस्तों देखना चाहूँ कि 717 अपॉन में 40 है और 40 अगर देखा जाए दोस्तों कितना हो जाएगा 717 अपॉन में 40 4 से इसे डिवाइड करके देख लो एक बार, क्या कह रहा हूँ 4 से इसे डिवाइड करके देख लो पूरी संख्या 717 को, कितना आएगा 40 से कम 40 1 3 7 40 थी 120 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 छिंग 24 4 सत्ते 28 4 सत्ते 28। ठीक है 7 3। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। और अगर मैं दोस्तों यहाँ देखा जाए इस तरीके से तो ये हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हमारा यहाँ पे 3 और होता 37 है ना, 3 और होता दोस्तों तो ये हमारा हो जाता। तो 717 अपॉन में 40 प्लस के 3/40। ठीक है 3/40, क्योंकि यहाँ पे 3 की कमी आ रही है ना, ये सॉरी देख पा रहा हूँ यहाँ पे 3 की कमी आ रही है, 37 आया ना, 40 से 37 को भाग नहीं कर सकते, यहाँ पे 3 और चाहिए, तो 3 मिल जाए तो दोस्तों हमारा काम बन जाएगा 3/40। तो ऑप्शन दोस्तों इसमें 3 कौन से में इसमें ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं आप, इसको डिवाइड कर लेना दोस्तों। ठीक है ना, डिवाइड करके इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको क्वेश्चन को। पहले जाइए लास्ट में दोस्तों कौन सा बचता है आपका, ये आया था इसमें दोस्तों, फिर आप इसको डिवाइड करिए, रिमाइंडर ये बच रहा है, इसमें हमें कितने की जरूरत है 3 की जरूरत है ना, ये वाले 3 की जरूरत है, तो 3 के लिए कैसे करेंगे हम 3/40 इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये वो हमारी भिन्न निकल के आ जाएगी। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं जैसा आपको लगे। ठीक है, नेक्स्ट 0.5 इंटू 0.002 बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा। देखा जाए तो 2 पंजे 10 सीधा सीधा। ठीक है ना, 1 2 3 अंक के बाद तो 2 अंक के बाद पहुंच जाएगा क्योंकि 0 कट जाएगी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0 0 1। तो आपका ऑप्शन नंबर आई थिंक इसके हिसाब से ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इसमें ज़रा ध्यान देना, 2 दशमलव स्थानों तक x का मान ज्ञात कीजिए और समीकरण इसको हल करें। ये समीकरण दिए इसको हल करनी है 2 दशमलव के मानों तक। तो कैसे करते हैं इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपस में इसकी दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। किसकी 2x - 1 अपॉन में x = 7। क्या है 2x - 1 अपॉन में x = 7 अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से। तो ये कितना होगा 2x - 1 = 7x। ठीक है, आया सुन में। तो यहाँ से दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो माइनस के 5x इधर आ जाएगा = 1। x की वैल्यू कितनी जाएगी 1/5 माइनस के, तो x = कितना जाएगा दोस्तों माइनस के 0.02। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0 जगह 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो माइनस के 0.02 कौन सा आएगा दोस्तों इसमें, सॉरी पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा 5 दूनी 10, सॉरी ये आ जाएगा माइनस के 0.20। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी समझ में आ गया दोस्तों किस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या है। अब क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, पहले तो आप ध्यान से समझिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। ए का वेतन बी से 80% अधिक है। 1 साल बाद दोस्तों ए का वेतन 20% बढ़ जाता है, चलिएगा, और तथा ए और बी के वेतन का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो बी के वेतन में कितने % की वृद्धि हुई, बी के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपको बताना है। ए का वेतन 20 से 80% तक बढ़ जाता है। 1 साल बाद ए का वेतन 20% तक बढ़ गया 1 साल बाद, तो ए और बी के वेतन का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो बी के वेतन में कितने % की वृद्धि हुई आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, बस थोड़ा सा इंटरफेस है दोस्तों, वो आपने समझ लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, ले लिया। चलिए दोस्तों देखिएगा किस तरीके से हम इसको कर रहे होंगे। दोस्तों 2 व्यक्ति हैं, ए है और बी है। ए का वेतन दोस्तों बी के वेतन से 80% अधिक है। अगर इसका दोस्तों 100 मान लें तो कितना हो जाएगा 180। समझ में आ गया, 180 हो जाएगा सीधा सीधा। अब 1 साल बाद, आफ्टर 1 साल,
क्या हो गया दोस्तों, ये 20% बढ़ गया, 20% इंक्रीज़ हो गया। तो 180 का 20% कितना होता है दोस्तों, 36। तो कितने हो जाएंगे, 6 1 216, कितने हो जाएंगे दोस्तों, 216 हो जाएंगे ना, क्योंकि ये कितना हो जाता है दोस्तों, 180 का 20% निकालेंगे तो 36 आता है। तो इसमें से मैंने ऐड कर दिया, 216 हो गया दोस्तों। तो 1 साल बाद इसका इतना हो गया, और इनका अनुपात 1 साल बाद 2:1 हो जाता है। ठीक है, 2:1 हो जाता है। तो दोस्तों 2 की वैल्यू तो 216 है, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 108। जब 1 की 108 है तो दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा, इसमें 108 की गुना कर देंगे, तो ये भी 108, सॉरी 108, ठीक है ना। तो ये कितना बढ़ गया दोस्तों, 100 से कितना बढ़ गया, 108 बढ़ गया। तो 8 ही तो बढ़ा है, 8 की तो इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों 100 पे। तो 100 पे कितने का हुआ होगा, परसेंटेज के हिसाब से दोस्तों 8% का इंक्रीज़ हुआ है। कितने का, 8% की वृद्धि हुई है। समझ में आ गया कैसे करना है, समझ में आया दोस्तों कैसे करना है, कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 8% की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के आने से पर्पस के हिसाब से। ठीक है ना, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों यही आएंगे, इस तरीके के इस कॉन्सेप्ट पे कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अराउंड ऑफ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैथ्स के क्वेश्चन तो दोस्तों इसमें बाकायदा अच्छे खासे दिए हुए हैं, ऐसी बात भी नहीं कि बहुत ईजी से ईजी दिए हुए हैं, बहुत हार्ड से हार्ड दिए हुए हैं। ठीक है ना, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट ठीक ठाक हैं, आप कर सकते हो दोस्तों, प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना बस। मैं ये नहीं कह रहा कि यही एग्जाम में आएगा बिल्कुल डिट्टो, आपको बस केवल प्रैक्टिस करनी है। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप प्रैक्टिस कर लेना बस। ठीक है ना, तो 8% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 22 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब राजू और विजय की बात हो रही है दोस्तों। यदि राजू की आय विजय से 20% अधिक है, अर्जित करता है, 20% अधिक आय अर्जित करता है दोस्तों राजू। देखिएगा दोस्तों, इसको हम यही करने की कोशिश करेंगे। राजू की आय विजय की आय से 20% अधिक है। अगर विजय की 100 है तो दोस्तों इसकी कितनी हो जाएगी, 120। राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। ओहो, चलिए दोस्तों कोई बात नहीं। तो विजय की आय इससे कितने प्रतिशत कम है दोस्तों, 20 कम है। कितने पे, 120 पे। तो 100 पे कितने की, ऐसे तो करते हैं, 20 कम है दोस्तों 120 पे, तो 100 पे कितने के, 20 पंजे 100, ओह सॉरी 20 छिक्का 120। ठीक है, 6 तो 100/6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 से काटूंगा तो 50/3%, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये देखिएगा, 2 उम्मीदवार हैं दोस्तों, 2 उम्मीदवार एक चुनाव में मत डाले गए, कुल वोट का 30% वोट पाने वाले उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। तो कुल वोट कितने डाले गए थे, समझना दोस्तों अच्छे तरीके से क्वेश्चन को एक बार देखना। 2 उम्मीदवार हैं, अगर मान के चलिए दोस्तों 2 पार्टिसिपेटर हैं, ए और बी। कौन है दोस्तों, 2 पार्टिसिपेटर हैं, ए और बी। थोड़ा सा इंटरफेस आएगा, कोई बात नहीं। ए और बी हैं दोस्तों, ठीक है ना। टोटल 100% वोट डाली जाती है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो दोस्तों जिसको वोट मिली थी ना 30%, अगर दोस्तों क्या कि वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार, जैसा मानिए कि ए को 30% वोट मिली, और वो दोस्तों क्या हुआ, उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। यानी कि अगर बी को जीतना था और ए को हारना था, मानकर चलिए दोस्तों, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये इनका अंतर कितना आया दोस्तों, 16,000 वोटों का अंतर आया, सीधा 16,000 वोटों का अंतर आया, और ये 30% वोट इसे मिली, और ये 16,000 वोटों से इससे पीछे रह गया। तो दोस्तों इसके पास में कितने आएंगे, अगर ये 30% है तो इसके पास में कितनी बची होंगी, अगर देखा जाए तो दोस्तों बताइएगा मुझे कि ए के पास तो 30% वोट आ गई और 16,000 वोटों का अंतर चला गया, इसके पास कितनी बची दोस्तों, 70% वोट नहीं बची, 70% वोटों से ये जीत गया। कहने का मतलब इसका यही था। तो दोस्तों अगर मैं एक वेरिएबल लेके चलूँ दोस्तों 70 और 30%, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ज़रा देखना। अगर मैं इसको मान लूँ दोस्तों विनर एक्स माइनस के लूज़र एक्स का अंतर 16,000, यही तो दिया हुआ है, ठीक है। इनका अंतर कितना आ गया दोस्तों, 40x इक्वल टू 16,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4,000, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100x, क्योंकि 100% होता है, तो गुना में 4,000, तो कितने दोस्तों, 40,000 नहीं हो गया। हाँ भाई, सीधा सीधा बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। तो आपके दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाएगा, 40,000 वोटों से वो पीछे रह गया था, ठीक है। सॉरी 40,000 वोटों डाली गई थी टोटल, कुल कितनी वोट डाली गई थी दोस्तों, 40,000 वोट डाली गई थी। देख लेना दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन है, आप ठीक है कर लेना इसको अच्छे तरीके से। हारने वाले को मैंने 30% वोट दी गई है, और जीतने वाले को कितनी बची होंगी, 100 में से 70 ही तो बची होंगी, तो आप इसको 100% मानकर भी कर सकते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ज़रा देखना क्या कह रहा है इसमें। एक ग्राम प्रधान ने दोस्तों 10 लाख रुपए मूल्य का ट्रैक्टर एक किसान को बेचा 10% के नुकसान पर, चलो,
और किसान ने वह पुनः दोबारा ग्राम प्रधान को ही 10% के फ़ायदे पर बेच दिया। ओहो, चलो तो कोई बात नहीं। इस सौदे का परिणाम क्या रहा? जब उसने उसको 10% के नुकसान पर बेचा, फिर उसने, तो आई थिंक मुझे दोस्तों इसमें लग रहा है कि इसमें क्या होगा दोस्तों, देखते हैं ज़रा, देखिएगा, करते ही हैं। देखिए, ग्राम प्रधान ने दोस्तों ट्रैक्टर बेचा है। अब देखिएगा 10 लाख का ट्रैक्टर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसने जब, ये तो हो गया दोस्तों, मान के चलिए ए ग्राम प्रधान है, बी आप हो, ठीक है। बी कौन है दोस्तों? आप हो, ठीक। बी जब आप हो तो इसमें क्या हो रहा है, ज़रा ध्यान देना। इसमें इसे बेचा 10% के नुकसान पर, तो इसे कितने का गया होगा दोस्तों? 9 लाख का, सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा 9 लाख का लिया होगा ना इसने, तो 10% का नुकसान तो आ गया। अब वापस दोस्तों बी वाले ने, यानी कि जो दोस्तों व्यक्ति था, इसने दोस्तों ग्राम प्रधान को ए को वापस बेचा 10% के फ़ायदे पर, 10% के फ़ायदे पर। तो 9 लाख का 10% का फ़ायदा कितना हो जाता है दोस्तों? अगर निकाला जाए तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, जरा पता है आपको? इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। देख लेना, 10% का फ़ायदा फ्रैक्शन के बेसिस पे 10 से 11 हो गया, 1 0 11 99, ठीक है ना, 9,90,000 रुपये का, ठीक है। तो इसने से दोस्तों कितने का बेच दिया? 9,90,000 रुपये का। तो टोटल दोस्तों इसमें क्या फ़ायदा हुआ? इसको दोस्तों फ़ायदा हुआ 90,000 रुपये का, ठीक है। और इसको कितने का नुकसान हुआ दोस्तों? 90,000 रुपये, क्योंकि 9 लाख का बेचा, इन्हें 9,90,000 में ख़रीद लिया, तो 90,000 रुपये का क्या हुआ दोस्तों? किसको? ग्राम प्रधान को नुकसान हुआ। तो ग्राम प्रधान को 90,000 रुपये की हानि होती है, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से करना है? सी। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर 2 संख्याओं के वर्गों का योग 68 है, उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखिएगा, 2 संख्याओं के वर्गों का योग 68 है, उनके वर्ग का दोस्तों, उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। आया समझ में? इस तरीके से दोस्तों इसको क्वेश्चन को मैंने इंटरफेस बना दिया आपके लिए। ये आपके लिए तैयार हो गया। इसमें ए बी की वैल्यू बतानी है आपको, क्या होगा। तो इसमें आपको फॉर्मूला होता है दोस्तों, हमारे पास में अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है, कौन कौन से, तो सब देखते हैं। देखिएगा दोस्तों क्या क्या दिया हुआ था। a² + b² 68 है। अगर मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँ कि a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² माइनस के 2ab, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर कितना दे रखा है? 36, a² + b² 68 माइनस के 2ab तो निकालना है, इधर हो जाएगा। तो ये 2ab बराबर कितना आ जाएगा? 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गए 3, ए बी की वैल्यू आ गई दोस्तों कितना? 16। कितने आ गई? 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में किस तरीके से करना है? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ज़रा ध्यान देना क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। √16,641 का वर्गमूल क्या है? ये आपको निकालना है दोस्तों, इसका वर्गमूल, क्वेश्चन नंबर 26 का। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, आप देख लेना इसको। एक ये होता है हमारे पास में 16,641, इस तरीके का दोस्तों आपने सीखा होगा 6th 7th 8th क्लास में, ठीक है ना। उसके बिहाफ पे इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है ना। इसका आंसर आई थिंक मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या है दोस्तों, 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 9 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 9 का स्क्वायर भी 1 होता है, 166। हमारा किस में आता है दोस्तों? अगर एक तरीका और बताऊँ आपको, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो इसमें मेरे हिसाब से दोस्तों 121 144, अगर 121 लूँ तो ये भी है, 129 लूँ तो ये भी है, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, यहाँ पे आने का ही नहीं है, ये भी नहीं आने का। तो इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन होगा, बी और सी। और बी और सी के हिसाब से चला जाए दोस्तों तो 121 का स्क्वायर आई थिंक ये हो सकता है, 12 का स्क्वायर 144 और 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 121। आई थिंक दोस्तों देख लेना बी और सी ऑप्शन, इस तरीके से भी आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। ये तो कर ही सकते हो, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट करा देता हूँ दोस्तों किस तरीके से करना है। 3969 अपॉन में, इसे मैं मान लिया x माइनस के 19 इक्वल टू यो, तो ये कितना आ गया दोस्तों? 126। कितना आ गया बराबर में? 126 जब इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये अंडर रूट इधर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया दोस्तों? 3969 अपॉन में x। आया समझ में यहाँ तक? अब आगे करेंगे ज़रा देखना, x इधर तो नीचे पहुँच जाएगा, 3969 अपॉन में 126 गुना 126 x बराबर, ठीक है। अब इनको दोस्तों कैलकुलेशन कर लेते हैं।
3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। ठीक है, फिर दोस्तों 3 से करेंगे 4 टाइम्स ये हो गया 21 21 और 21 6। ठीक है ना, 7 या 21, 7 दूनी 14। ठीक है, 3 दूनी 6, तो 1/4, 1/4 है ऑप्शन में, है ये रहा। ठीक, आया समझ में किस तरीके से करना है, बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ज़रा ध्यान देना। क्या है दोस्तों, ज़रा ध्यान देना। इसमें 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। क्या है दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत अगर 10 है, 5 संख्याएँ हैं दोस्तों, उन संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी होगी दोस्तों, 50। अब मान लिया दोस्तों उसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। मानकर चलिए दोस्तों, औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अगर मान के चले कि दोस्तों माना वो संख्या x है, x संख्या है वो जो आपने मान लिया कि वो जोड़ी जाएगी, तो कैसे करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। अगर औसत 12 बराबर दोस्तों अगर लेके चले हम, औसत बराबर पदों का योग, कौन सा दोस्तों, पद कितने तो हमारे कितने, 5 दाम 50, 50 प्लस के दोस्तों क्या x। ठीक है, अपोन में 5 पद तो थे ही थे दोस्तों, एक पद और जोड़ लिया, ये आया ना इस तरीके से। 5 पद तो हमारे पास में थे ही थे दोस्तों, एक पद और जोड़ लिया हमने, तो कितना हो गया दोस्तों, 6। तो कितना हो गया दोस्तों, 5 और 1 6 और 12 6 72। ठीक है, देख लेना ये इस तरीके से, 5 और 1 6 हो जाएगा, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई 72 इजिकल टू 50 प्लस एक्स, तो एक्स इजिकल टू कितना आ गया 22। ऑप्शन नंबर सी, ये जोड़ देंगे तो आपका औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। मैं 12 लेके ही चलाऊँ डायरेक्टली, इसे आप ऑप्शन से भी चल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन को पदों का योग, क्या होता है फॉर्मूला, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, 29 का सी। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, किस तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर देना है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसके फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर देना मोस्टली दोस्तों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक है। ठीक है ना, और आपको बता दूं दोस्तों कि मैं आपके इसी चैनल पर डेली शाम को 7 बजे की करंट अफेयर्स प्लस जीके, कौन से दोस्तों, करंट अफेयर्स प्लस जीके दोनों का सेशन आपके लिए लेकर आता हूं। ठीक है, जिसमें आपको मैं दोस्तों 50 क्वेश्चन कराता हूं कंप्लीट, और डेली सुबह आई थिंक 8:30 बजे, डेली सुबह 8:30 बजे दोस्तों हमारे इस चैनल पर साइंस की क्लास होती है दोस्तों। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ PYQ वाले। ठीक है, PYQ, तो ये हमारा दोस्तों कंप्लीट सेशन का शेड्यूल है, वो आपके लिए दोस्तों जो प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 देखिए दोस्तों क्या है नेक्स्ट। 30 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 30 नंबर का आपका क्वेश्चन है। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत अंक 72 है। अच्छा दोस्तों, 50 स्टूडेंट हैं, उन कक्षा के दोस्तों टोटल कितना औसत 72 है, जबकि उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रम से इतने हैं 70 और 75। तो कक्षा में लड़कों की संख्या बतानी है आपको, बॉयज़ की दोस्तों जो नंबर ऑफ़ काउंट्स आपको बताने हैं कितने होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके दोस्तों 2 मेथड हो जाएंगे क्वेश्चन को करने के। फर्स्ट मेथड जो दोस्तों कॉन्सेप्ट होता है, सेकंड मेथड आपका मिक्सचर एलिगेशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, मिक्सचर और एलिगेशन वाला। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में दोस्तों मिड वैल्यू आ गई है 72, 70 अगर बॉयज़ हैं तो 75 गर्ल्स हैं। ठीक है ना, तो उनका दोस्तों औसत ये दिया हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में है। देखिएगा दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 50 विद्यार्थी हैं दोस्तों, 50 स्टूडेंट है ना, और वो भी दोस्तों बॉयज़ और गर्ल्स के बिहाफ पे देखा जाए, तो बॉयज़ और गर्ल्स के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो कितने रेशो में दोस्तों, कितने रेशो में, 50 स्टूडेंट मान लिया मैंने, बॉयज़ कितने एक्स, तो ये कितने होंगे दोस्तों 50 माइनस एक्स। आया समझ में, औसत दिया हुआ है दोस्तों, तो 50 स्टूडेंटों का औसत 72 है, तो कितने आएंगे दोस्तों 72 पंजे 36, 360, 3600 स्टूडेंट को आ गया दोस्तों। ठीक है ना, 50 स्टूडेंट का 72 औसत अंक से कितना आ गया दोस्तों 3600। एक्स है दोस्तों कितने हैं, अगर लड़कों का देखा जाए तो 70, तो गुना में एक्स प्लस के 75, 50 माइनस एक्स, इस तरीके से भी तो कर सकते हैं, इक्वल टू 3600। आया समझ में इस तरीके से। ये भी तो दोस्तों मान लिया मैंने कि बॉयज़ की नंबर की जो काउंटिंग है दोस्तों, जो संख्या है वो कितने एक्स, तो गर्ल्स कितने 50 माइनस एक्स, इनको जोड़ के देख लीजिए, एक्स कट जाएगा 50 जाएंगे टोटल। तो हम दोस्तों 70 है कितने बच्चों का, कौन से लड़कों का दोस्तों, लड़कों का औसत 70 है, तो ये हो जाएगा, लड़कियों का औसत 75 है, तो ये हो जाएगा। तो हम टोटल कितना आ गया दोस्तों 3600। इसे सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे यहाँ से लाओगे दोस्तों कितने आ जाएगी, मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए 70 और 75। ठीक है, 70x माइनस के 75 माइनस के 5x, ठीक
सीधा सीधा करूँगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, हो जाएगा ये वाला माइनस के 5 सत्ते 35 तो 5 का, ठीक है 0 3 5 सत्ते 35 से 2 37 50, इधर आएगा माइनस के और 3600 प्लस के हैं ये हमारे पास में। तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 0 5 7 में 6 गया 1 माइनस के, तो माइनस के 5x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा सीधा सीधा 30, 30 पंजे 150, तो x का आंसर कितना आ गया दोस्तों 30 आ गया। कौन सा आ गया 30 आ गया इसके हिसाब से। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और दोस्तों दूसरा मेथड हो जाता है आपका कौन सा, एलिगेशन वाला, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स की काउंटिंग दोस्तों जो औसत संख्या दी हुई वो रखिएगा, कितनी दी हुई है, एक तरफ तो दी हुई दोस्तों कितनी 70, एक तरफ दी हुई है 75, बीच में रखो दोस्तों 72, और आप इस तरीके से भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना। 75 में से 72 गए 3 और 70 में से 72 गए 2, इनका अंतर लेते हैं, इनका अंतर लेते हैं, 3:2 आ गया। तो ये बॉयज़ के आगे दोस्तों, ये गर्ल्स के आगे। टोटल नंबर ऑफ कितने थे दोस्तों स्टूडेंट कक्षा में, 50 का दोस्तों 3/5, 5 दाम 50, 10 या 30, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। 30 अगर बॉयज़ है तो 20 गर्ल्स हैं, ठीक। आया समझ में किस तरीके से करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर 31 क्वेश्चन। आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ से आपकी हो जाती है कौन सी स्टार्ट दोस्तों, रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट हो गया यहाँ से। 31, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए विकल्पों को सार्थक क्रमों को दर्शाएगा। राष्ट्र, तालुका, राज्य, ग्राम, जिला। दोस्तों अगर तालुका और ग्राम की बात करूँ तो इसमें सबसे छोटा होता है ग्राम, इससे बड़ा होता है तालुका, इससे बड़ा होता है फिर दोस्तों कौन सा, जिला डिस्ट्रिक्ट, इससे बड़ा होता है दोस्तों क्या ये दोस्तों क्या नाम है, स्टेट राज्य, फिर दोस्तों नेशन राष्ट्र। तो दोस्तों क्या, ग्राम, तालुका, डिस्ट्रिक्ट 2 3 4, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है 31 का सी। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। 6 मित्र ABCDEF एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी के समान दूरी पर हैं। चलो हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने बैठा है, चलो ये भी ठीक है। डी ना तो सी के बगल में और न ही इसके सामने बैठा है। कितने हैं दोस्तों, 6 है ना, 6 स्टूडेंट हैं, 1 2 3, ठीक है 4 5 6, आमने सामने बना लेता हूँ इस तरीके से दोस्तों। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। ये बैठे हुए हैं इस तरीके से, डी ना तो सी के बगल में और न ही उसके सामने बैठा है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो डी ना तो सी के बगल में ही है और न ही उसके आमने सामने है, ठीक है। तो ये कंडीशन दोस्तों कैंसिल हो जाएगी, ना तो इधर है ना इधर है। आया समझ में। आगे देखिएगा, ए और एफ एक दूसरे के क्या बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं। अगर मैं इधर ए बैठा दूँ तो इधर एफ बैठा सकता हूँ, कोई दिक्कत दोस्तों। अगर यहाँ पे ए बैठा दूँ यहाँ पे एफ बैठा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बी सी के सामने बैठा है दोस्तों, बी जो है ना वो सी के सामने बैठा है। अगर मैं बी यहाँ बैठा दूँ सी यहाँ पे बैठा दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब सी के बगल में दोस्तों डी नहीं बैठना चाहिए, तो क्या है कि मतलब डी यहाँ नहीं होता, डी यहाँ होगा, डी यहाँ को दोस्तों, तो ई बचा ना, फिर ई तो बचा। सी के बगल में नहीं बैठना चाहिए ना, उसके सामने बैठा है, तो सीधी सी बात है डी यहाँ बैठेगा तो ई यहाँ पे बैठेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखना। डी के सामने कौन बैठा है, डी के सामने कौन बैठा है दोस्तों, बताना जरा। डी के सामने कौन बैठा हुआ है, ई। कौन बैठा हुआ है, ई। आया समझ में किस तरीके से करना है। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें एनालिसिस करना था अच्छे तरीके से और बैठा देना आपको, और कुछ नहीं देखना इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों रिलेशन का क्वेश्चन है। रिलेशन क्या है, जैनी का भाई कैथ वनीसा का पति है। चलो दोस्तों इसको साथ के साथ करते चलते हैं। एक जैनी है, थोड़ा सा इसे नीचे ले लेते हैं क्योंकि हो सकता है आई थिंक ऊपर वाला रिलेशन में। जैनी का एक भाई है दोस्तों कैथ, जैनी का भाई कैथ वनीसा का पति है, पिता है, सॉरी, अच्छा वनीसा का पिता है, यानी कि पॉजिटिव है ये। और ये भाई है, बिल सैली का बेटा है दोस्तों। कौन, बिल जो है ना वो सैली का बेटा है। चलो ये तो एक अलग हो गया। जिसकी इकलौती बहन पॉल से विवाहित है। अच्छा, कैथ ने सैली से ठीक 30 साल पहले विवाह किया था दोस्तों। कैथ ने सैली से, ये कपल आ गया निकल के, 30 साल पहले विवाह किया था। चलो कोई बात नहीं, किया होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब देखते हैं, दोबारा चलते। बिल सैली का क्या है दोस्तों, बेटा। अच्छा, इसका एक बेटा भी है बिल, पॉजिटिव। जिसकी इकलौती बहन पॉल से विवाहित है। इसकी एक इकलौती बहन, तो यही तो है दोस्तों वनीसा, जिसकी शादी किससे हुई है, पॉल से। आया समझ में, पॉल से विवाहित है। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों, ये समझ में आ गया यहाँ तक। इसकी इकलौती बहन यही तो हुई। तो ये क्या दोस्तों, ये इसके माता पिता ही तो हैं, के और एस, यानी कि दोस्तों कैथ और सैली। तो बिल का जैनी से क्या संबंध है, बिल का जैनी से क्या संबंध है। तो बिल का दोस्तों क्या, ये उसके पिताजी के भाई है ना, तो ये हुआ तो भतीजा। कौन दोस्तों, भतीजा, ठीक है।
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भतीजा हो जाएगा। आया समझ में किस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन 34 में क्या कह रहे हैं जरा देखना। वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज, गोला, समानांतर चतुर्भुज, आयत, वृत्त, पंचभुज, षटकोण। इसमें दोस्तों आपको ओड बताना है। वर्ग हो गया दोस्तों हमारा 4 भुजा होगा, 3 भुजा होगा, समांतर चतुर्भुज भी 4 भुजा होगा। गोला ये हो गया दोस्तों, गोला गोला गोला, अच्छा हाँ ये वाला हो गया गोला, ठीक है। समांतर चतुर्भुज भी हो गया 4 भुजा होगा, आयत भी हो गया, वृत्त, अच्छा ठीक है। एक बार और एनालिसिस करता हूँ दोस्तों अच्छे तरीके से, क्या होगा इसमें आपका आंसर, त्रिभुज, गोला, वृत्त, षटकोण। इसको आप दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से करना, इसमें तो आप घूम जाओगे सारों में। त्रिभुज 3 भुजाओं का, वृत्त ये हो गया, गोला ये हो गया हमारा, षटकोण दोस्तों 6 भुजाओं वाला, इस तरीके से दोस्तों होता है वो, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों ये होता है ठोस, बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। या फिर दोस्तों आप 3D, ये बाकी के सारे 2D होते हैं, ठीक है। इस तरीके का आपको माइंड में अगर स्ट्राइक कर जाए तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा ये वाला, तो ऑप्शन नंबर बी गोला, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार से 3 दिन पहले हो, अच्छा यदि किसी महीने की 7 तारीख, मान लें दोस्तों 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो, अच्छा मान कर चलिए दोस्तों शुक्रवार है से 3 दिन पहले क्या हो, 7 तारीख को, और 7 तारीख को कौन सा दिन हो अब हमें नहीं पता, तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो क्या हो दोस्तों मंगल हो। अगर 7 तारीख को मंगलवार था, सॉरी शुक्रवार से 3 दिन पहले मंगल हो जाएगा, तो अगर 7 तारीख को मंगलवार आ तो 19 तारीख को क्या होगा, तो देखिएगा दोस्तों हर 7वें दिन बाद में वही दिन आता है जो दोस्तों होता है, तो 7 और 7 14 को भी मंगल ही होगा, तो 15, 16, 17, 18, 19 इस तरीके से तो कर सकते हो ना, 15, 16, 17, 18, 19, तो 19 तारीख को हमसे पूछ रहे हैं 19 तारीख को कौन सा दिन था, मंगल, तो ये 14 तारीख को था ही, तो 15 मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, यानी कि रविवार होगा दोस्तों, संडे का दिन होगा। कौन सा होगा, संडे का दिन, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों फास्टली, ठीक है। दोस्तों जो माइंड में आ जाए एकदम से तुरंत करने लग जाना, ज़्यादा वो मत सोचना कि हाँ ये है वो है, नहीं करो, बस अच्छे तरीके से करने की कोशिश करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले 3 महीनों में खुले बाजारों में खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बहुत बढ़ गई हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, अन्य आवश्यक कीमतों की दोस्तों क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं वस्तुओं की कीमतें। और दोस्तों बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि सरकार की आर्थिक नीति के विरोध में विरोधी राजनीतिक पक्ष ने आम हड़ताल का आह्वान किया है। सरकार की आर्थिक नीति के विरोध में क्या किया है दोस्तों, जो दोस्तों राजनीतिक पार्टियां उन्होंने क्या किया है दोस्तों, उन्होंने आम हड़ताल का क्या किया है, आह्वान किया है। तो क्या किस तरीके से करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो, सोचो ज़रा, थोड़ा सा माइंड लगाओ। क्या कहा दोस्तों, इसमें दोस्तों कीमतें बढ़ गई तो ये तो विपक्षी पार्टी क्या होते हैं उसका तो क्या करती हैं, विरोध तो करती है ना, सिंपल सी बात, जब विरोध करती हैं तो ए और बी, मेरे हिसाब से दोस्तों आपका ऑप्शन इसमें देखा जाए तो ए और बी दोनों सत्य हैं, और ए जो है ना दोस्तों बी का कारण है। सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी दोनों सत्य हैं, ए बी का कारण नहीं है, ये तो अलग बात हो रही है इसमें, तो ये भी अलग है, ठीक है ना। बाकी डी ऑप्शन भी आपका अलग ही है, ठीक है। ए, क्योंकि दोस्तों सरकार की आर्थिक नीति के विरोध में दोस्तों क्या हो रहा है कि राजनीतिक पक्ष ने आम हड़ताल का आह्वान किया है। आह्वान इसलिए किया है क्योंकि बाजार में दोस्तों जो खाद्यान्नों की जो वस्तुओं की कीमत है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस वजह से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। आगे समझ में आएगा दोस्तों 36 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 37। एक निश्चित कूटबाजार, कोडिंग डिकोडिंग यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाते हैं। पीपल को ये लिखा जाता है तो कंट्री को क्या लिखा जाएगा, ये इसका दोस्तों अपोजिट लिखा हुआ है, तो इसका आपको अपोजिट ढूंढना है, क्योंकि PEOPLE तो COUNTERY, COU, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका विपरीत लिखा हुआ है और कुछ नहीं दोस्तों, यार इसी समझ लो मिरर इमेज है, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा में अनाउंस को अगर ये लिखा जाता है तो सरप्राइज को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या कर रखा है, इसमें रिलेशन बनाते हैं, AB एक बढ़ा दिया, अच्छा MN, ओहो एक बढ़ा दिया है, एक घटा दिया है, ठीक है ना, ऐसे लग रहा है कि LMNO, फिर एक बढ़ा दिया है, तो चलो कोई बात नहीं, ST, ठीक है, तो ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, ठीक है ना, और UVTU, हाँ जी, इसमें से एक बढ़ाएंगे, इसमें एक घटाएंगे, तो U का मतलब क्या दोस्तों TU, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में कैसे दोस्तों, एक बढ़ा रहे हैं एक घटा रहे हैं, देख लेना, इस तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मिसचीफ
को अगर ये लिखा जाता है तो रिलीव्ड को क्या लिखा जाएगा, देखते हैं। MNIJKSTUV, इसमें 1 बढ़ा दिया, इसमें 2, इसमें 3, C 4 और 3 7, ठीक है। तो इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 बढ़ाना इस तरीके से। तो RS सब में है, EF वाला ख़त्म, EF वाला भी ख़त्म, तो ये दोनों बचे, EFG, ठीक है। LMNO, ठीक है, तीनों चल रहे हैं सेम। 1 2 3 4 5 6 बढ़ना चाहिए दोस्तों। इसमें कौन से वाले में 6 बढ़ना है, हमारे तीसरे वाले में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बढ़ाने हैं हमें। 6 बढ़ाने क्या हो जाएगा दोस्तों, TUVWXYZAB, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ आया समझ में दोस्तों किस तरीके से करना है। हर टर्म दोस्तों जो प्लेस पे उसमें उतने ही नंबर बढ़ाने, 1 है तो इसमें 1 बढ़ाना है, इसमें 2 है तो 2 बढ़ाने हैं, इसमें 3 है तो 3 बढ़ाने हैं, ऐसे करना है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट कथन दिया हुआ है दोस्तों, इसका तार्किक रूप से आंसर बताना है हमें। देखिएगा कथन इस तरीके से दोस्तों, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता ख़राब हो गई है, चलो जी ठीक है। और अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए दोस्तों पसंद करते हैं, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है ना। अभिभावक जो होते हैं दोस्तों, पेरेंट्स होते हैं, वो निजी स्कूलों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया रहा है, क्योंकि दोस्तों जो सरकारी स्कूल होता है उसमें दोस्तों वो क्या करते हैं, आई थिंक वो टीचर या तो पढ़ा नहीं रहे होंगे या फिर कुछ और बात है, हो सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। निष्कर्ष क्या दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर का निष्कर्ष दिया है दोस्तों, प्राधिकारियों को स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। तत्काल, चलो जी देखते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है। तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर सभी सरकारी स्कूलों या तो निजीकरण कर दिया जाना चाहिए या फिर पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। इसने तो भैया नासी कर दिया, ऐसा तो होता नहीं बिल्कुल भी, तो ये ठीक है मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखना जरा। 5% में 5 कथनों में एक समुच्चय है, ठीक है, एक समुच्चय है। प्रत्येक विकल्प में 3 खंड है, उस विकल्प का चयन करो दोस्तों जिसके कथन तीसरे खंड वाले पहले 2 कथनों का प्रयोग करते हुए, तीसरा खंड पहले 2 कथनों का प्रयोग करते हुए तार्किक रूप से निकाला जा सके, किंतु वह उनमें से केवल एक में न हो, ठीक है ना। किंतु वह उनमें से केवल एक में ना हो, मतलब दोस्तों 2 ऑप्शन इस तरीके से हैं दोस्तों, जो तीसरा ऑप्शन जो है ना पहले और दूसरे ऑप्शन के बिहाफ पे हो, और क्या दोस्तों, किंतु वह उनमें से केवल एक में न हो। देखते हैं क्या ऑप्शन, देखते हैं दोस्तों, ये है, ठीक है। केकड़ा भक्सी केकड़े पसंद करते हैं, हाँ क्या है, केकड़ा भक्सी केकड़े पसंद करते हैं, चलो। लड़के केकड़ा भक्सी हैं, सरदार एक केकड़ा भक्सी है, सरदार केकड़े पसंद करता है, ये दोनों ऑप्शन तो सेम हो गए। सरदार केकड़े खा सकता है, ये भी आई थिंक ये तीनों ऑप्शन एक जैसे हो गए। देखते हैं, सरदार एक केकड़ा भक्सी है, सरदार केकड़े पसंद करता है, सरदार केकड़े खा सकता है, अच्छा जी सरदार केकड़े भी खा गया, चलो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, केकड़े भक्सी केकड़े पसंद करते हैं दोस्तों। अच्छा, एक तो आपका अगर मैं ऑप्शन फर्स्ट और सरदार एक केकड़ा भक्सी है, ऑप्शन नंबर थर्ड सरदार केकड़े पसंद करता है, सरदार केकड़े खा सकता है, 1 3 तो हो गया दोस्तों मेरे सेम, क्योंकि ठीक है ना 1 3 तो क्योंकि जो केकड़े भक्सी केकड़े पसंद करते हैं, सरदार एक ऐसा व्यक्ति है जो केकड़े भक्सी है, क्योंकि वो उसको खाएगा या फिर उसको पसंद करता है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, पसंद करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 4 3, क्योंकि यहाँ पे पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पे खाने की बात तो कहीं हो नहीं रही, तो ये वाला भी खत्म, और दोस्तों लड़का केकड़ा बक्सी ये भी खत्म। तो 1 4 3 कुछ में दोस्तों 1 3 4 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा इसमें मेरे हिसाब से। अब देखते हैं दोस्तों किस तरीके से थोड़ा सा और रिलेट करते हैं, आई थिंक हमने आगे पीछे हो गया। केकड़ा बक्सी केकड़े पसंद करते हैं, सरदार एक केकड़ा बक्सी है, या फिर सरदार केकड़ा पसंद करता है। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन के बाद में अगर देखो दोस्तों डायरेक्टली फोर्थ ऑप्शन देखूं तो देखिएगा, केकड़ा बक्सी केकड़े पसंद करते हैं, सरदार केकड़े पसंद करता है, और सरदार एक केकड़ा बक्सी है, 1 4 3। इस हिसाब से दोस्तों ये भी हो जाना चाहिए आपको और ये भी हो जाना चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट में छोड़ देना, ठीक है ना, इसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों 2 ऑप्शन एक जैसे दिए हुए हैं, इसमें दोस्तों कोई और होता तो आपका या तो बी हो जाता है या फिर ए हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, इसको मैं डाउट में छोड़ दीजिए, मैं आपको बता दूंगा बाद में। नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों इसमें, वो भी वही तार्किक वाला है। क्या है दोस्तों कौन सी जानकारी पर्याप्त है या नहीं है। रतन ने
नल्लामाला से वन में 4 विभिन्न क्या दोस्तों पक्षी देखे। कौन से? तो नल्लामाला वन में 4 विभिन्न पक्षी देखे, तोता, गौरैया, कबूतर और कौवा। वे नीम, आम, ताड़ और बरगद के निम्न वृक्षों पर बैठे हैं। चलो, किंतु आवश्यक रूप से वे इस क्रम में नहीं है। तोता नीम पर बैठा है। चलो दोस्तों, कौन सा? तो दोस्तों तोता है, वो तो बैठा दिया हमने किस पर? नीम पर। ठीक है जी, यहीं कर लेते हैं इसको। और कौवा ना तो बरगद पर बैठा है और न ही आम पर। जो कौवा है दोस्तों, ना तो वो बरगद पे बैठा, ना वो आम पे बैठा, ना वो नीम पे बैठा, तो किस पे बैठा है? तो ताड़ पे बैठा। सीधी सी बात है, ये भी हो गया। तोता और कौवा तो हमने बैठा दिए। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से, बरगद के वृक्ष पर कौन बैठा है। चलो, तो बरगद के पूछा हुआ है। गौरैया बरगद के वृक्ष पर नहीं बैठी। जब गौरैया नहीं बैठी दोस्तों, कौन बैठा होगा? कबूतर। कबूतर बैठा हुआ होगा ना। तो दोस्तों कबूतर किससे बैठा है? बरगद के वृक्ष पर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ज़रूरी है देखा जाए तो। और ऑप्शन नंबर बी, कबूतर ना तो ताड़ के वृक्ष पर बैठा और ना ही आम के वृक्ष पर। तो इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर मैं पहले इस क्वेश्चन से भी जाऊँ तो मेरा काम चल जाएगा। और कबूतर ना तो ताड़ के वृक्ष पर बैठा है और ना ही बरगद के वृक्ष पर बैठा है, आम के सॉरी आम के। बी के हिसाब से जाऊँ तो दोस्तों हमारा ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि कबूतर बरगद के वृक्ष पर ही बैठा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसके हिसाब से अगर मैं बताऊँ आपको, तो कौन सा? पहला भी आई थिंक सही दे रहा आंसर, दूसरा भी सही दे रहा है। तो ये इसमें देखते हैं ऑप्शन कहाँ होंगे। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, कौन कौन से हो सकते हैं। 1, 2, 1 या 2, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 1 से भी आंसर आ रहा है और 2 से भी आंसर आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। पति पत्नी एवं उनके पुत्र की आयु का अनुपात 10:9:3 है। पुत्र की आयु की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अंश की अतिरिक्त आवश्यकता या जो भी पर्याप्त होगा वो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ज़रा देखना। कौन है दोस्तों? पति पत्नी और उनके पुत्र की आयु का अनुपात 10:9:3 दिया हुआ है। पुत्र की आयु गणना करने के लिए निम्नलिखित में से सूचना के अंश की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी जो कि पर्याप्त भी होगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु उस समय की माँ की आयु की 20% थी। 6 साल पहले 6, 10 वर्ष बाद तीनों के आयु का योग उनकी वर्तमान आयु के योग से 30 अधिक होगा। चलो, ऑप्शन नंबर बी आपका ये कह रहा है। ठीक है, और दोस्तों अगला क्या कह रहा है ज़रा ध्यान देना। पिता और पुत्र के मध्य आयु का अंतर माँ और पुत्र के मध्य आयु के अंतर से अधिक है। चलो, तीनों की आयु का योग 11 से पूर्ण विभाजित है। 10, 9, 19 और 3, 22। 6 जी, ये भी है क्योंकि 11 का पूर्ण गुणज है। और पिता और पुत्र के मध्य आयु का माँ का अंतर, पिता और 6 और पुत्र के मध्य आयु 10 और 3, 13। अच्छा, ये तो क्षेत्र से बाहर है, चलो इसे छोड़िए। ठीक है, 10 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग उनकी वर्तमान आयु के योग के 30% अधिक होगा। 10 साल बाद 10, 9, 19 और 3, 22। ठीक है, 30 से अधिक होगा। 10, 9, 19 और 3, 22 और 10, 32, 30 से अधिक होगा। ये भी ठीक है। ठीक है जी, और ये भी ठीक था। पिता और पुत्र के मध्य आयु का अंतर माँ और पुत्र के मध्य आयु के अंतर से अधिक है। अच्छा हाँ जी, ये भी ठीक था क्योंकि उनका अंतर उनकी माँ और पुत्र के आयु के अंतर से 9 और 3, 6, 6, 6.5 बैठ रहा था। आई थिंक 10 और 3, 13, 6.5, ये भी ठीक था। 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु उस समय माँ की आयु की, अच्छा जी 6 साल पहले पुत्र की आयु, 6 साल पहले दोस्तों पति पत्नी पुत्र, ठीक है, उस समय उसकी माँ की आयु की 20% थी। उस समय उसकी माँ की आयु की 6। अब कितनी है दोस्तों उसकी माँ की आयु? 9। 9 का 20% कितना होता है दोस्तों? 9 दूनी 18, 1.8। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, ये तो तीनों आपने आसानी से कर लिए। ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप कर लेना इसकी हेल्प से। मैंने आपको दोस्तों रिलेट करना आपको बताई था किस तरीके से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, नेक्स्ट 44 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, ज़रा ध्यान देना। ये भी दोस्तों क्वेश्चन उसी तरीके से करते हैं। इसको कैसे करते हैं देखिएगा। 18 पेनों की कुल लागत क्या होगी यदि इनमें से प्रत्येक की कीमत समान है? चलो जी, प्रत्येक पेन की लागत का 1/4 50 रुपये है। प्रत्येक पेन की लागत का 1/4 अगर दोस्तों 50 है तो 18 पेन है। 18 पेन दोस्तों, प्रत्येक पेन की लागत का 1/4, तो 18 पेनों की लागत का 1/4 इक्वल टू कितना है दोस्तों? 50 है।
18 पेनों की लागत, एक पेन का 1/4, तो 18 पेनों का भी दोस्तों कितना हो जाएगा 1/4, कितना है दोस्तों 50 है। और तीनों पेनों की कुल लागत 2 पेनों की कुल लागत के 200 से अधिक है। अच्छा, 3 पेन की कुल लागत 2 पेन की कुल लागत से 200 अधिक है, ये 200 अधिक है तो इसमें 200 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 3 में से 2 गए 1 पी। इस तरीके से अभी रुकिएगा दोस्तों, मैं इसके लिए पेपर निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, चलो हम इसको पेपर पे करते हैं, यहाँ पे तो आई थिंक नहीं हो पाएगा। देखिएगा कैसे करना है कि 18 पेनों की कुल लागत क्या होगी यदि इनमें से प्रत्येक की कीमत समान है। मान ले जाए तो दोस्तों चलो हम इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से ना करते हैं। देखिएगा, एक पेन की कीमत अगर मैक्स मान लो तो एक पेन की कीमत का 1/4 कितना दिया हुआ है दोस्तों, 50 रुपये। एक पेन की कीमत कितनी जाएगी दोस्तों, 200 रुपये, ठीक है। कितनी जाएगी दोस्तों, 200 रुपये। तो पहला ऑप्शन क्या करता है कि प्रत्येक पेन की लागत का 1/4 कितना है दोस्तों, 50 रुपये, यानी कि 200 रुपये आ गई। तो 18 पेनों की कीमत कितनी आ जाएगी दोस्तों, 18 पेनों की 18x, तो 18 दूनी 3600, पहले से तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर के दोस्तों क्या कह रहा है, तीनों पेनों की कुल लागत 2 पेनों की कुल लागत से 200 अधिक है। तो 3 पेन की जो दोस्तों लागत है वो 2 पेनों की लागत से 200 अधिक है। तो इनका अंतर दोस्तों कितना हुआ है, 3 पेनों 2 पेनों का कितना दिया, 200। तो एक पेन का कितना आएगा दोस्तों, वो भी 200 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 200 आ गया। तो 18 पेन की कीमत कितनी आएगी दोस्तों, 200 गुना 3600। तो यहाँ से भी मेरे हिसाब से दोस्तों इसका 3600 आ गया। तो पहले और दूसरे कथन से दोस्तों आंसर कितना आ रहा है, 3600। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन दोस्तों, दोनों ही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 44 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। देखिएगा, ये दिए हुए क्वेश्चन इस तरीके से, या तो 1 या फिर 2, क्योंकि दोनों से आंसर आ रहा है, दोनों से आंसर आ रहा है इसका 3600, ठीक है। कितना आ रहा है, 3600 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है ना। 44 यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ले, चलते हैं 45 की ओर। 45 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग के थोड़े से क्वेश्चन इसमें अटपटे से दिए हुए हैं, पर ये हमारी दोस्तों जो हमारी जो माइंड की जो शार्पनेस है ना दोस्तों, जो ब्राइटनेस है उसको निखारेंगे, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन भी आप करते रहो। मैंने कह रहा है कि दोस्तों आप इसी को एग्जाम को टारगेट लेके चलना है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका ये एग्ज़ाम होने के बाद में हो सकता है कि कोई और भी हो, ठीक है ना, कोई और भी हो, आपने किसी भी अदर तरीके का भरा हुआ तो वो भी तो दोगे ना आप। ये तो है नहीं कि आप इसे देके फिर एकदम बंद कर दोगे, सब कुछ नहीं करोगे ना। जब तक आप कहीं पे भी दोस्तों सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक तो करोगे। तो दोस्तों करते रहो, ठीक है ना, लड़ोगे, करते रहोगे दोस्तों, जब भी जाके कामयाबी मिलेगी। ऐसे नहीं है कि आप एकदम यहाँ आप तो मैंने बहुत कुछ कर लिया बैठ जाओ चुपचाप, नहीं, ऐसे नहीं करना है। कथन, विनोद को एक पर्स मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। विनोद नाम का एक लड़का, उसको पर्स मिला जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र है, ठीक है जी। जिसमें क्या है दोस्तों, पैसे हैं और एक पहचान पत्र है, ठीक है। क्या कह रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले कार्रवाई अगर करी जाए तो किस तरीके से करी जाएगी, पर्स को थाने में जमा करें। सबसे पहले वाली कार्रवाई ये हुई है, पर्स को थाने में जमा करें, हो सकता है, अच्छी बात है। पैसे ले लें और ध्यान से पर्स को वहीं रखें जहां वह था। इस तरीके के दोस्तों स्टूडेंट होंगे, क्या नहीं, पैसे ले लें उसमें से निकाल लें और थाने मतलब सॉरी और पर्स को वहीं रख दे जहाँ पे वो रखा हुआ था। वाओ, ये इस तरह ज़्यादा आकर्षण जाएगा मतलब दोस्तों, क्योंकि ये वाला दोस्तों अपने फेवर की बात होगी, है ना। चलो कोई बात नहीं, कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग कर उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करें। ये होते हैं ईमानदार लोग, ठीक है ना, इस तरीके के होते हैं ईमानदार लोग। ये हो गए दोस्तों बेईमान लोग, ये भी ईमानदार लोग हैं। तो मेरे हिसाब से कौन सा हो जाना चाहिए, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बेईमानी तो इस टाइम पे चलो चल रही है, बात अलग है, पर फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि हमें ईमानदारी दिखानी है। जब आप ईमानदारी दिखाओगे जब तो आप धीरे धीरे क्या बनोगे, प्रमोशन जब भी होता है दोस्तों, ध्यान रहे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं आपके, कौन से दोस्तों, साइंस के, ठीक है, कौन से, साइंस के। 46, गतिशीलता श्यानता की इकाई क्या है दोस्तों, गतिशील श्यानता की इकाई एसआई पद्धति में कौन सी होती है, बताना है दोस्तों आपको। ऑप्शन ABCD के हिसाब से न्यूटन प्रति मीटर, पास्कल सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर, इनका तो मतलब ही नहीं है दोस्तों। गतिशील श्यानता में पास्कल वाला यूज़ करते हैं दोस्तों। तो पास्कल सेकंड या पास्कल मीटर, पास्कल सेकंड होता है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रहे, पास्कल सेकंड, ठीक है। गतिशील श्यानता जो गुणांक होता है दोस्तों उसकी इकाई क्या होती है, पास्कल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक गेंद भूमि से h ऊंचाई की मीटर से अगर ऊपर से वो छोड़ी जा रही है, गिरती है, और ठीक ज़मीन पर लगने से पहले उसका वेग क्या होगा। तो दोस्तों हमारे पास में होते हैं फॉर्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2gh, ठीक है। v² बराबर u² प्लस 2gh, जब वो छोड़ते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0। तो v² बराबर कितना आएगा दोस्तों, 2gh, v पर आ जाएगा √2gh, √2gh हो जाएगा, ठीक है ना। c की वैल्यू 10, तो 10 दूनी 20h मीटर प्रति सेकंड,
20 एच मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से हम करते हैं दोस्तों। ये होता है हमारा कौन सा नियम, गति का पहला नियम, ठीक है। नेक्स्ट, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है दोस्तों। सुपरसोनिक स्पीड नापने की स्पीड होती है मैक। मैक संख्या होती है दोस्तों मैक 5, मैक 4, मैक 3, मैक 2, मैक 1, ठीक है ना। मैक संख्या होती है दोस्तों सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है दोस्तों। किसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ऊर्जा किस में होगी, कौन से में होती है दोस्तों, लाल, हरा, नीला, पीला। बताइए दोस्तों किस में होती है सबसे ज़्यादा ऊर्जा। आपके होती है दोस्तों ब्लू कलर में। कौन से में, ब्लू कलर में होती है सबसे ज़्यादा ऊर्जा, ठीक है। किसका प्रकीर्णन दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन है टंगस्टन। किसका दोस्तों, टंगस्टन का बना होता है बिजली का फिलामेंट, ठीक है। इसको आई थिंक डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, ये जाता है एम.आर. कुमार। दोस्तों एक स्टूडेंट है, एम.आर. कुमार को जाता है, या फिर उपेंद्र को जाता है। ये तो क्वेश्चन आप जानते होंगे, इतना हलवा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक दुर्बल एसिड एक प्रबल क्षार के बीच बन सके, नमक का पीएच वैल्यू क्या होगा। दुर्बल एसिड और प्रबल क्षार के बीच बन सके, नमक का पीएच वैल्यू कितनी हो सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोस्तों मुझे लग रहा है पिन में बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ वैसे कितना होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों 10, ठीक है। 10 होती है पीएच वैल्यू दुर्बल क्षार और दुर्बल एसिड और यानी कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच बने नमक की पीएच वैल्यू, ठीक है। पर दोस्तों ये एक तो एक अच्छा तरीके से रटने वाला वो हो गया दोस्तों ये तो, पर इसको हम दोस्तों क्लियर करेंगे, ठीक है ना। रुकिएगा दोस्तों, पहले चलते हैं दोस्तों आगे कंप्लीट कर लेते हैं पहले इसको, फिर लास्ट में जाकर जो क्वेश्चन आपको समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जल का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही है। अच्छा, जल का निर्माण में H2O ये तो नहीं होती, 4H2O ये भी नहीं होती, 2H2O ये भी नहीं होती, 2H2O2, अच्छा 2H2 2 दूनी 4, ये ठीक है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आप पढ़ चुके होंगे हाई स्कूल में, सारा कुछ पढ़ चुके होंगे। हाई स्कूल में नहीं पढ़ा होगा तो इंटर में तो पढ़ाई होगा, ठीक है ना, जिस पर साइंस होगी। 54, पेंसिल की लीड बनाने में किसका व्यवहार किया, कौन सी दोस्तों छड़ का यूज़ करते हैं। पेंसिल के अंदर दोस्तों होती है छड़, इसका कौन सी का यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट की होती है दोस्तों। किसकी होती है, ग्रेफाइट की। किसकी, ग्रेफाइट की। पीतल किसका मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण, बताइए दोस्तों पीतल किसका मिश्रण हो जाएगा। टिन तांबा, टिन जस्ता, टिन तांबा जस्ता, या फिर जस्ता और तांबा, बताइए। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं इसकी ट्रिक, तो इसे आप कर लेना दोस्तों पीताजी, पीतल, तांबा और जस्ता, पीताजी, ठीक है। तांबा भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, राजस्थान में। क्लोरोफिल जलाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शेष बचेगा। अगर मैं पौधों की बात करूं, पौधों में दोस्तों पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल को जला देंगे दोस्तों तो उसमें से क्या बचेगा, क्या बचता है दोस्तों, सोडियम बचता है। ये तो नहीं होता, ये भी नहीं होता। मैग्नीज और मैग्नीशियम, बताइए दोस्तों इसमें से, इन दोनों ऑप्शन में से बताइए कौन सा बचेगा। ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी नहीं है। प्राणी का समूह है स्तनपायी दोस्तों, मैमल्स वाली कंडीशन में दोस्तों, तो ये भी है और ये भी है। सबसे बड़ा स्तनपायी तो यही है ना, हिप्पोपोटामस और कंगारू, यही होगा दोस्तों आपका जो ये लिखा हुआ है स्केलोडियन, ठीक है। स्तनपायी नहीं दोस्तों, मैमल्स वाली हमारे जो होता है वर्ग उसमें नहीं है। मानव शरीर का रक्त का आयतन शरीर के बाहर का कितने प्रतिशत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पता रहना चाहिए। अपने तरीके के फैक्ट तो पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में कितना, हमारे दिमाग के कितने वेट का दोस्तों पानी भरा हुआ होता है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमको पता होना चाहिए। तो इसका दोस्तों 7% होता है हमारे शरीर का, ठीक है ना, हमारे वेट का, सॉरी कितने का दोस्तों, हमारे वेट, अगर किसी का वेट 50 किलो है तो उसमें दोस्तों 50 का 7%, 3.5 किलो उसमें क्या होगा, रक्त होगा। वैसे सामान्य व्यक्ति में 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है, कौन सा रासायनिक पदार्थ है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ABCDE, कौन सा है दोस्तों बताइएगा। 59 का, ये तो जानते ही होंगे, ई का टोकोफेरोल, कौन सा है, टोकोफेरोल, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा इसमें से, क्या होता है दोस्तों इसमें से, यही होगा कोढ़, कुष्ठ रोग, ठीक है, कुष्ठ रोग ही होता है दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व रेलवे
इधर की तरफ का कोलकाता, याद कर लेना दोस्तों अच्छे तरीके से, कोलकाता, ठीक है ना। दक्षिण और पूर्व का। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एट प्रेजेंट में दोस्तों अगर इस तरीके की बात, इनमें ऑप्शन में तो आपको ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पीयूष गोयल। वैसे है कौन, आपको मुझे कमेंट में बताना है। एट प्रेजेंट में दोस्तों मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ था, तो उसमें कौन से दोस्तों हैं? भारत की शाही ट्रेन दोस्तों लग्जरी ट्रेन है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, अपनी सीरीज़ में करा चुका हूँ दोस्तों, 5-6 ट्रेन आपको बताई थी लग्जरी भारत की। तो इसमें कौन सी नहीं है बताना है आपको, इसमें से कौन सी नहीं है। जैसे भाई ने मेरी महामैराथन दोस्तों मैंने आपको कराई हुई है, 3.5-4 घंटे की है उसमें, ठीक है ना। उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन मेरे से गलती से वो जो था ना चेनाब ब्रिज वाला, वो बाई मिस्टेक मेरे से दोस्तों गलती हो गया था, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों मैंने उसको हाईएस्ट बता दिया था आई थिंक, ठीक है ना, जबकि वो क्या लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो ये दोस्तों मतलब कुल मिला के दोस्तों वो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा, विश्व में सबसे ऊंचा ब्रिज है चेनाब ब्रिज। कहाँ पे बन रहा है दोस्तों? चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। तो वो दोस्तों मेरे से गलत बता दिया गया था, तो उसके लिए दोस्तों आपसे सॉरी मांगता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, उस वाली महामैराथन में दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट कराया हुआ, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है ना। भारत के शाही ट्रेन लग्जरी ट्रेन की श्रेणी में कौन सी नहीं है? कौन सी ट्रेन दोस्तों लग्जरी ट्रेन की श्रेणी में नहीं है? डेक्कन प्लेस ऑन व्हील्स, महाराजा, ये तीनों दोस्तों लग्जरी है। शताब्दी एक्सप्रेस आपकी लग्जरी ट्रेन नहीं है, ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक। भारत में भूमिगत मेट्रो सर्वप्रथम किस शहर में चलाई जाएगी? बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सबसे पहले भूमिगत मेट्रो कौन से शहर में चलाई जाएगी? अगर देखा जाए तो दोस्तों ये चलाई जाएगी आपके कौन से में, जहाँ पे दोस्तों अंडर वाटर ट्रेन भी चलाई जानी है, हुबली में, कर्नाटक में। तो ये हो गया दोस्तों कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, ठीक है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कारखाना दोस्तों CLW कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया जाता है दोस्तों ये जो हमारा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स? 1948 में, 1948 में स्थापित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। भारतीय रेलवे का शुभंकर प्रारूप कौन सा है? भारतीय रेलवे दोस्तों हमारी इंडियन रेलवे का दोस्तों शुभंकर है, मोटो है, वो कौन सा है? जानवर है, कौन है दोस्तों? हाथी। क्या है? हाथी, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? भोलू, ठीक है, हाथी है, भोलू। और देखिएगा कैसे कैसे है, कौन सा है दोस्तों? हाथी है, भोलू। आई थिंक वो टाई बेल्ट पहन के खड़ा हुआ है, ठीक है ना, टाई बेल्ट पहन के अच्छे तरीके से पड़ा हुआ, जैसे हमारे कौन होते हैं दोस्तों, आई थिंक जैसे क्या बताऊँ, चलो कोई बात नहीं, हाथी है, ठीक है ना। और उनके हाथ में आई थिंक दोस्तों एक छड़ी है या लालटेन है, इसमें से कोई एक चीज़ है, ठीक है, इनमें से कोई एक चीज़ है। भारत में बुलेट ट्रेन का परिचालन किस देश के सहयोग से चलाने की तैयारी की जा रही है? किस देश के सहयोग से दोस्तों, किसके सहयोग से चलाने की तैयारी की जा रही है? अगर देखा जाए तो ये दोस्तों जापान के सहयोग से चलाया जा रहा है। आपको पता है दोस्तों जापान की बुलेट ट्रेन चलेगी, कहाँ पर चलेगी आपको मुझे बताना है कि कहाँ पर चलेगी। अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों तो अहमदाबाद से मुंबई के मध्य चलाई जाएगी, ठीक है। देश का प्रथम केंद्रीकृत सेंट्रलाइज वातानुकूलित दोस्तों AC वाला रेलवे टर्मिनल कौन सा है? AC वाला सेंट्रलाइज AC वाला दोस्तों टर्मिनल है वो कौन सा है सबसे पहला? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन है इसमें से मुंबई, ये भी नहीं, हाँ ये है दोस्तों बेंगलोर, ठीक है। कौन सा है? बेंगलोर, सबसे पहला दोस्तों जो बना है बेंगलोर बना है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो दोस्तों ये हो गया, AC वाला सबसे पहला स्टेशन। माटुंगा रेलवे स्टेशन दोस्तों को क्या बताया था मैंने आपको? माटुंगा, महिला, पूर्णतः महिला द्वारा संचालित स्टेशन। सबसे पहला प्राइवेट स्टेशन कौन सा है दोस्तों? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ये सब पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ये सारा कुछ हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन माई सहेली किससे संबंधित है? ऑपरेशन माई सहेली, ये दोस्तों एक ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों, जो हमारी कोचेज़ में बैठी होती है महिलाएं, उनके लिए, महिलाओं के प्रति दोस्तों, जो यात्री होते हैं महिलाओं यात्रियों के लिए चलाया गया था। इसमें क्या किया था दोस्तों, ये किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों? रेलवे के द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना, उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो रेल विभाग द्वारा ऑपरेशन माई सहेली। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे का मूल मंत्र में क्या नहीं है? मूल मंत्र में दोस्तों क्या नहीं है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्या है दोस्तों इसमें बताइएगा? सुरक्षा है, संरक्षा है, समय पालन भी है, असमयबद्धता ये तो नहीं है दोस्तों, इनडिसिप्लिन वाली, फिर दोस्तों जो ऑन टाइम ना हो, असमयबद्धता नहीं है। रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है दोस्तों, ये कभी कहाँ पर स्थापित की गई है? रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है, ठीक है ना, रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। जबकि DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, ठीक है। भारत की प्रथम तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो सबसे पहली तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी दोस्तों? दिल्ली से लखनऊ के मध्य, दिल्ली से लखनऊ के मध्य तक चलाई गई थी दोस्तों सबसे पहली तेजस एक्सप्रेस, ठीक है। अब तक कितनी तेजस एक्सप्रेस चल चुके हैं? तो आई थिंक मेरे हिसाब से दोस्तों इस टाइम तक चल रहे होंगे आई थिंक 4, ठीक है।
नेक्स्ट, किस स्टेशन का नाम बदलकर दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखा गया है? मैंने आपको दोस्तों ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट कराए थे, उसमें आपको इसका आंसर कई बार बताया दोस्तों, ये क्वेश्चन भी। इससे पहले दोस्तों जो तेजस वाला वो भी बता चुका हूँ। ये हमारे दोस्तों क्वेश्चन कई बार हो चुके हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया था दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। कोलकाता में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कब चली थी दोस्तों बताइएगा? कोलकाता में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी? ये चली थी दोस्तों 1854 में, ठीक है। देख रहे हो दोस्तों कब चली थी? 1854 में। और भारत में सबसे पहले ट्रेन चली गई दोस्तों मुंबई से 1853 में, ठीक है। तो 54 में कहाँ चल गई दोस्तों? कोलकाता में चल गई थी, ठीक। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? जो हमारा दोस्तों रेलवे का राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? ये होता है दोस्तों 1951 में। 1951 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक। और क्या बताऊँ दोस्तों आपको, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में जाती है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में। प्रथम वातानुकूलित दोस्तों, प्रथम एसी वाली ट्रेन दोस्तों कम्प्लीटली कौन सी है? सबसे पहले तो दोस्तों एसी लगाई गई थी, किस ट्रेन में लगाई गई थी अगर देखा जाए तो? क्या हो जाएगा दोस्तों? 76 का इसमें हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले इसमें लगाई गई थी, फिर बाद में दोस्तों इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक है ना। 1 2 3 4। सबसे पहले पूर्वा एक्सप्रेस में लगाई गई थी, फिर दोस्तों राजधानी एक्सप्रेस, फिर दोस्तों शताब्दी और दुरंतो, ठीक है। क्लीन माई कोच सेवा, क्लीन माई कोच सेवा कब शुरू की गई थी दोस्तों? क्लीन माई कोच सेवा कब शुरू की गई थी दोस्तों? स्वच्छ भारत अभियान दोस्तों कब से स्टार्ट किया था? आई थिंक उसी के टाइम पीरियड पे की गई थी दोस्तों इसकी भी शुरुआत, 2016। 2016 में दोस्तों रेल मंत्री कौन था आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन आपसे सबने पूछ लिया है। 2016 में रेल मंत्री कौन थे, ठीक है, जिनके टाइम पीरियड में दोस्तों शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, उत्तर भारत में प्रथम रेल मार्ग कब खोला गया? उत्तर भारत में दोस्तों सबसे पहले रेल मार्ग कब खोला गया था? देखते हैं दोस्तों ऑप्शन, कब खोला गया था दोस्तों अगर देखा जाए तो? 47, 55, 50, 57। 1857 में। कब खोला गया था दोस्तों? 1857 में खोला गया था सबसे पहले रेल मार्ग उत्तर भारत में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में रेल पटरी का निर्माण कहाँ से होता है? रेल की पटरी जो होती है दोस्तों उनका निर्माण कहाँ पे होता है? ये होता है दोस्तों भिलाई। कहाँ से दोस्तों? भिलाई। कहाँ पर है दोस्तों ये? छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? बताइएगा दोस्तों भिलाई कहाँ पर स्थित है? 79 का ए। भारत में रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ स्थित है? अब दोस्तों रेल स्प्रिंग की बात आ गई है, ठीक है ना। रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? ग्वालियर मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग का कारखाना है, ठीक है ना। आया समझ में किस तरीके से करना है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों 81, ठीक है, 81 है दोस्तों। इसमें क्या दिया हुआ है देखिएगा। इसमें एक दोस्तों प्रदर्शनी लगी हुई है, उसमें दोस्तों है ना अलग अलग कंपनी के दोस्तों ये रखे हुए हैं सामान। तो यहाँ से आई थिंक मुझे लग रहा है रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी करते हैं फास्टली। रुकिएगा दोस्तों, पेज निकाल लेता हूँ बस। ठीक है, एयर कंडीशनर कैरियर सैमसंग, गोदरेज, वारफुल, हिताची, वीडियोकॉन के 7 एयर कंडीशनर दोस्तों, 7 एसी रखी हुई हैं, पूर्व के सामने की ओर निम्नलिखित क्रम में रखे हुए थे। एलजी को वीडियोकॉन से लगकर दाईं ओर से, अच्छा एलजी को वीडियोकॉन से लगकर दाईं ओर से, अच्छे मतलब समझ में नहीं आया क्या कह रहा है। 7 एसी रखी हुई हैं और उनके क्रम दोस्तों निम्नलिखित क्रम में रखे हुए थे। अच्छा कौन से दोस्तों? एलजी, एयर कंडीशनर कैरियर, सैमसंग, गोदरेज, ये और पूर्व की ओर, ठीक है, निम्नलिखित क्रम में रखे हुए थे। एलजी को वीडियोकॉन से लगकर या फिर उसके दाईं ओर, वीडियोकॉन को सैमसंग के दाईं ओर चौथे क्रम पर, गोदरेज को, अच्छा देखते हैं दोस्तों। अगर देखा जाए दोस्तों 7 एयर कंडीशन रखे हुए हैं, देखिएगा इसको मैं बना लेता हूं दोस्तों सबसे पहले, फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। वीडियोकॉन को सैमसंग के दाईं ओर चौथे क्रम में रखा गया है दोस्तों। अगर देखा जाए तो वीडियोकॉन को सैमसंग के दाईं ओर से चौथे क्रम में, सैमसंग के दाईं ओर से चौथे क्रम में रखा हुआ है, ठीक है। गोदरेज एयर कंडीशनर को एयर कंडीशनर कैरियर के हिताची के बीच, गोदरेज को दोस्तों किस में? कैरियर और हिताची के बीच में, गोदरेज को कैरियर और हिताची के बीच में रखा गया है, ठीक है। हो सकता है कि हिताची इधर और कैरियर इधर भी आ सकता है। सैमसंग जो कि एयर कंडीशनर से, कौन से दोस्तों? सैमसंग जो कि एयर कंडीशनर से बाईं और तीसरे क्रम पर है, ठीक है, और सबसे अंत में रखा गया है, ठीक है। एयर कंडीशनर से एसी से
अच्छा जी ठीक है, सबसे अंत में रखा गया है, ये भी हो गया देखा जाए तो। देखते हैं दोस्तों, एलजी को वीडियोकॉन से लगकर दाईं ओर, एलजी को वीडियोकॉन से लगाकर दाईं ओर, ठीक है जी। और ये हो गया वीडियोकॉन को सैमसंग के दाईं ओर चौथे क्रम पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने कर लिया, इनको कंप्लीट कर रहे हैं, ये भी हो जाए ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए, देखना एक बार, ये इस तरीके दोस्तों हमने बैठा लिए सातों के सातों। अब देखना दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूं कैसे कैसे रखे हुए हैं। एलजी को वीडियोकॉन के लगा, एलजी को जो दोस्तों ये लाइन देखना आप, एलजी वीडियोकॉन के दाईं ओर है, एलजी है दोस्तों वीडियोकॉन के दाईं ओर है, ठीक है। वीडियोकॉन सैमसंग के दाईं ओर चौथे क्रम पर है, वीडियोकॉन सैमसंग के दाईं ओर 1 2 3 4 चौथे क्रम पर है। गोदरेज एयर कंडीशनर को एयर कंडीशनर और हिताची के बीच में, गोदरेज को दोस्तों एसी और एच हिताची के बीच में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट सैमसंग जो कि एयर कंडीशनर के बाईं ओर तीसरे क्रम पर है, सैमसंग है दोस्तों एयर कंडीशनर के 1 2 3 सैमसंग एसी के बाईं ओर कौन से क्रम पर दोस्तों, तीसरे क्रम पर अंत में रखा हुआ है। तो ये दोस्तों हमारी सेटिंग पूरी कंप्लीट बनकर तैयार होगी। हमें यहाँ पे दोस्तों वर्लपूल को बैठाना था, क्योंकि टोटल कितने थे, 7 थे, ठीक है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, कौन सा एयर कंडीशनर के दाईं ओर है, एसी के दाईं ओर कौन कौन से, इसमें से कौन से दोस्तों, वीडियोकॉन एलजी और डब्लू, वीडियोकॉन एलजी और डब्लू, वीडियोकॉन एलजी और डब्लू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर इसका, वीडियोकॉन एलजी और डब्लू, यानी कि वारफूल, डब्लू फॉर वारफूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या है दोस्तों, इसमें से क्या पूछ रहा है आपके 82 नंबर के क्वेश्चन में। गोदरेज जो है दोस्तों वो एसी की बाईं ओर लगकर है, एसी के बाईं ओर लगकर है दोस्तों, कौन, गोदरेज, हाँ है ये रहा। हिताची सैमसंग की बाईं ओर लगकर, हिताची सैमसंग के बाईं ओर है, नहीं, ये भी नहीं है, यानी कि हिताची सबसे अंत में, नहीं। सैमसंग गोदरेज के दाईं ओर लगकर दूसरे क्रम पर है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपको हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए कौन सा दोस्तों, गोदरेज जो है दोस्तों, हमारा गोदरेज वाला एसी है वो कौन सा, करियर के बाईं ओर लगकर है, ठीक है। नेक्स्ट 83 84 वाला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बैठाना आपको व्रत के घेरे में, किसमें दोस्तों, व्रत के घेरे में। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, बस कोई बात नहीं, आप कर लेना, इतना तो मैनेज करोगे ना, या मैं फिर आपको करा दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा तो वेट करिए, क्योंकि जल्दीबाजी में अगर गलत हो जाएगा तो क्या फ़ायदा दोस्तों, फिर आपका होगा कि ये है वो है। 6 लड़कियाँ एक गोल घेरे में केंद्र की ओर मुक्के के बैठी हुई थी, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 मैंने आपको बैठा लिए, ठीक है। आपको क्यों बैठाऊंगा यार। इन लड़कियों के नाम दोस्तों प्रिया, नेहा, रश्मि, सोनाली, टीना और वीरा है। टीना, नेहा और सोनाली के मध्य नहीं है। टीना जो है दोस्तों वो किस किस के मध्य नहीं है, टीना जो है, चलिए दोस्तों मैं इसको एक तरफ लिख लेता हूँ, टीना, सोनाली और नेहा के मध्य नहीं है, नहीं है तो ठीक है, लेकिन कोई और है, कोई और होगा, चलो ठीक है। प्रिया वीरा के बाएं ठीक बगल में, जो प्रिया है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे प्रिया बैठा लूँ, देखिएगा दोस्तों, प्रिया अगर यहाँ है तो किसके बाएं में दोस्तों, वीरा के बाएं ठीक बगल में, वीरा के बाएं ठीक बगल में, ठीक है। रश्मि प्रिया के दाहिने ओर छोटी है, रश्मि है दोस्तों प्रिया के दाहिने ओर, 1 2 3 4 यहाँ पे रश्मि है, ठीक है। अगर अंदर की तरफ देखा जाए तो दोस्तों प्रिया का राइट इधर और लेफ्ट इधर हो जाएगा ना, तो इसके राइट और 1 2 3 4 यहाँ पे आगे दोस्तों कौन, रश्मि, आए समझ में। अब आगे क्या कह रहा है चलो ठीक है, तो टीना, नेहा और सोनाली के मध्य नहीं है। टीना जो है ना, नेहा और सोनाली के मध्य नहीं है, सिंपल सी बात है, अगर टीना यहाँ पे तो नेहा यहाँ पे, सोनाली यहाँ पे, टीना यहाँ पे तो नेहा यहाँ पे, सोनाली यहाँ पे, तो मतलब मिड में तो आ ही नहीं रही है ना, तो ये तो क्लियर होगा। अगर मैं दोस्तों को बैठाना चाहूँ तो टीना, नेहा और सोनाली के मध्य नहीं है, तो टीना दोस्तों यहाँ होगी, क्योंकि नेहा और सोनाली इधर आपस में हो सकती हैं एक दूसरे से आगे पीछे, यहाँ पे नेहा हो सकती है, यहाँ पे सोनाली हो सकती है, ये आपस में एक दूसरे से बदल सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या से हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखना क्या कह रहे हैं दोस्तों जरा क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, तो क्योंकि बस आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, ये था 83, क्या हो जाएगा 83 में, टीना किस स्थान पर बैठी है, टीना किस स्थान पर बैठी है, क्वेश्चन ये है टीना किस स्थान पर बैठी है, नेहा के ठीक दाएं, नेहा के ठीक दाएं है, नहीं तो प्रिया के बाएं दूसरी, प्रिया के बाएं दूसरी, नहीं तो नेहा और रश्मि के मध्य, नेहा और रश्मि के मध्य, नहीं तो वीरा के ठीक दाएं, वीरा के ठीक दाएं, कौन दोस्तों, वीरा के ठीक दाएं, इधर की तरफ देखा जाए तो दोस्तों, तो मुझे लग रहा है आई थिंक इसमें दोस्तों कुछ गलती हुई है, उसको भी अब कर लेते हैं, ठीक करते हैं। सबसे पहले टीना, ये हो गया यहाँ तक, एक बार और देख लेते हैं आई थिंक, क्योंकि ऑप्शन में आपका कोई भी आंसर नहीं मैच खा रहा है।
टीना यानी दोस्तों अगर मैं टीना को यहाँ बैठाऊँ, देखिएगा दोस्तों मैं काट रहा हूँ, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, टीना को अगर मैं यहाँ बैठा देता हूँ तो टीना जो है ना नेहा और सोनाली के मध्य नहीं है। अगर टीना यहाँ है तो दोस्तों नेहा को मैं अगर यहाँ बैठा दूँ, नेहा को बड़ा सा करके नेहा, तो सोनाली यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, सोनाली यहाँ पहुँच जाएगी। इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेहा और सोनाली के मध्य तो कोई और है ना, यहाँ पे दोस्तों कौन है, टीना। तो देखते हैं दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन में आपका आंसर क्या बन सके, संभावना बनने की संभावना पूरी पूरी है क्या नहीं है, देखते हैं। ठीक है, टीना किस स्थान पर बैठी है, टीना वीरा के ठीक दाएं है। अब तो दोस्तों वीरा के ठीक दाएं आ गई ना टीना, ये आ गई, वीरा के ठीक दाएं टीना आ गई है। तो इसका अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस हिसाब से अब नेक्स्ट और देख लेते हैं। यदि प्रिया और रश्मि आपस में स्थान बदल लें, प्रिया और रश्मि आपस में स्थान बदल लें तो निम्न में से कौन सा युग्म एक साथ होगा। अच्छा, रश्मि और टीना नहीं, प्रिया और वीरा नहीं, वीरा और टीना जी हो सकता है। ठीक है, और नेहा और वीरा नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है दोस्तों। कैसे देखना, अगर प्रिया यहाँ से यहाँ चली जाए, यहाँ पर प्रिया आ जाए और यहाँ पर दोस्तों कौन आ जाए, आर बोले तो रश्मि। ठीक है, तो कौन सा युग्म दोस्तों बनेगा हमारा, इसमें बनेगा दोस्तों वीरा और टीना। बाकी आपके ऑप्शन सारे के सारे अलग दिए हुए, देखना ज़रा, वीरा और टीना, ये देखना, सॉरी दोस्तों, वीरा और टीना। ठीक है, ये बनेगा ऑप्शन, बाकी आपका ऑप्शन कोई सा बन ही नहीं रहा है। और इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। ठीक है, आया समझ में किस तरीके से करना है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा और आपको करना होगा। तो 84, 83 हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आगे चलते हैं दोस्तों 85 की ओर। देखिएगा दोस्तों 85 क्वेश्चन की ओर। 85 में क्या कह रहे हैं ज़रा ध्यान से देखना, कौन सा है दोस्तों 85। सभी ड्रेस कपड़े हैं, सारे के सारे ड्रेस जो हैं दोस्तों क्या है, वो कपड़े हैं। ठीक है, सभी कपड़े धागे हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन है। तो सभी ड्रेस धागे हैं, सभी ड्रेस धागे हैं, हाँ हैं। सभी धागे कपड़े हैं, सभी कपड़े धागे हैं। ठीक है, सभी धागे कपड़े हैं, नहीं है। तो केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अनुसरण करता है। ठीक है, 85 का हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, डी। ठीक है, 86 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखना। कुछ नैपकिन कागज़ हैं, कुछ नैपकिन दोस्तों कागज़ हैं। ठीक है जी, कागज़ लिख दिया मैंने कैसे। ठीक है, और कुछ नैपकिन कपड़े हैं, कुछ नैपकिन ऐसे हैं दोस्तों कपड़े हैं। चलो ये भी देख लेते हैं, कपड़े तो क्या दे रहा, कुछ कपड़े नैपकिन है, इसके बीच में उनके बीच में कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। और अगर सुनिएगा दोस्तों, अगर इसको मैं दोस्तों अगर रिलेट करूँ आपस में, तो कुछ नैपकिन कपड़े, ये भी तो बन सकता है, यहाँ पे ये वाला भी तो बन सकता है ना, कपड़े। ठीक है, कुछ नैपकिन क्या हो सकते हैं दोस्तों, कागज़ है, हो गए। कुछ नैपकिन कपड़े, हाँ हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है, और ये अलग भी बन सकता है। देखते हैं चलो, कुछ कपड़े नैपकिन है, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो नैपकिन है। ये तो सॉरी ये तो है ही ना, ये रहा ऑप्शन, तो पहला तो है। कुछ कागज़ कपड़े हैं, कुछ कागज़ कपड़े हैं, हाँ सही कह रहे हो आप। ये नहीं बनेगा, यही बनेगा नीचे वाला दोस्तों। सॉरी कंफ्यूज हो गया, तो समझ में ऐसे लग रहा था, नैपकिन है, कागज़ हैं, कपड़े हैं। ठीक है जी, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका ख़त्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है ना, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। 86 का आपका हो जाएगा डी। ठीक है जी, 86 का डी। 87 में क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं। सभी गैस पानी है, कुछ पत्थर गैसें हैं, कुछ पत्थर ऐसे हैं तो दोस्तों गैस हैं। कुछ पत्थर, इसमें अगर दोस्तों मैं पी लिख लूँ, पा लिख दूँ, पत्थर गैस है, इस तरीके से भी हो सकता है। सभी पत्थर द्रव हैं, सारे के सारे पत्थर दोस्तों क्या हैं, द्रव हैं। ठीक है जी, आए समझ में। तो कुछ पत्थर गैस हैं, तो कुछ पत्थर पानी भी हो सकते हैं, कुछ पत्थर द्रव भी हो सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटी कंडीशन आ गई। तो कुछ पानी पत्थर हैं, कुछ पानी पत्थर हैं, हाँ हैं अगर देखा जाए तो दोस्तों। ठीक है, कुछ गैस द्रव हैं, कुछ गैस द्रव हैं, हाँ हैं। कोई पत्थर पानी नहीं है, कोई भी पत्थर पानी नहीं है, ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई भी पत्थर गैस है तो हो सकता है कि पानी भी हो, तो ये तो नहीं है। तो आपका ऑप्शन मेरे हिसाब से पहला भी ठीक, दूसरा भी ठीक है, तीसरा गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अगर देखा जाए तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। ठीक है ना, 1 और 2 उपयुक्त हैं। आया समझ में। नेक्स्ट 88 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं ज़रा ध्यान से देखना इसमें।
हाल ही के अध्ययन में देखा गया है दोस्तों कि सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करने वाले लोगों के जीवन की शैली बीमारियों से कम प्रभावित होती है। अच्छा जी, यानी कि डेली एक्सरसाइज करने से दोस्तों क्या होता है, और वो भी कम से कम 5 दिन। चलो कोई बात नहीं, निष्कर्ष देखते हैं। एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक दुरुस्ती महत्वपूर्ण है जी। सप्ताह में 6 दिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाएंगी। सप्ताह में तो 6 दिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाएंगी, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है ना। केवल निष्कर्ष सी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलते हैं दोस्तों 89 क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं देखना, ये दी हुई कंडीशन ये है, आर से लेके एल तक जाना है, आर से लेके एन तक पहुंच गए, एन से लेके एल तक नहीं जा सकते, एम से आर तक जाना है, एम से एल, एल एम से एम ये पहुंच सकते हैं। सीधा सीधा दोस्तों खुला हुआ चले जाएंगे, जो बंद होगा नहीं जाएंगे, ठीक है। सीधा सीधा है, कौन सा, बी। नेक्स्ट, एक्स ने वाई से कहा कि मैं 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान करने की वजह से या धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव पर शोध करना चाहता हूँ, ठीक है जी। अब पूर्व धारणा किस तरीके से है, 5 साल से कम आयु के बच्चे पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव को शोध के माध्यम से जाना जा सकता है। अच्छा चलो, और इस तरीके के शोध के लिए एक्स के पास कौशल और योग्यता है, क्योंकि जब वो कह रहा है तो हो सकता है कि उसके पास में योग्यता है, जब तो वो उसकी परमिशन मांग रहा है, ठीक है ना। शोध करना चाहता हूँ तो योग्यता है, इसलिए वो कह रहा है। और सबसे बड़ी बात, 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान की वजह से होने वाले प्रभाव के शोध के माध्यम से जाना जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, यानी कि दोनों ऑप्शन आपके हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा हुआ ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया दोस्तों इसमें से बी। नेक्स्ट 91 में क्या कह रहे हैं, भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद हम आज भी पेट्रोल का आयात करते हैं। चलो जी, भारत में प्रति व्यक्ति पेट्रोल की खपत बढ़ी है। चलो, कोई भारतीय पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनियां भारत में पेट्रोल की मांग को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। अच्छा जी, तो देखिएगा दोस्तों इसमें थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है आई थिंक डीपली क्वेश्चन है, अच्छा पूछा हुआ है। तो लगाइए दोस्तों क्या हो सकता है इसमें, भारत में प्रति व्यक्ति की पेट्रोल की खपत बढ़ी है, प्रति व्यक्ति भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद हम, अच्छा हो सकता है दोस्तों ये वाला भी। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति भारतीय पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनियां भारत में पेट्रोल की मांग को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। अच्छा, ये भी हो सकता है। तो या तो एक या फिर दो, दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आपका ऑप्शन नंबर है। इसमें दोस्तों थोड़ा सा डाउट है, ये भी लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। केवल एक प्रमाण निहित है, एक पूर्वानुमान निहित है, क्योंकि हो सकता है दोस्तों इसमें सक्षम नहीं है, इसलिए दोस्तों क्या आयात करते हो सकता है। 91 का ए ही हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन इसमें से, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा, ठीक है। या तो एक या फिर दो, दोनों लग रहे हैं ना इस तरीके से। वक्तव्य दिवस, शिक्षक छात्र को बताता है यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो आपको कक्षा में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि आने की अनुमति, ठीक है। पहला, अनुशासन शिक्षण को प्रभावी बनाने का एक तरीका है। शिक्षक खुश होंगे कि कक्षा में कोई ऐसा छात्र नहीं जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता। अच्छा जी, है आपको ये लगता है? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, रिपीटोगे कैसे? केवल मान्यता एक निहित है, सिंपल सी बात है, केवल मान्यता एक ही निहित है हमारी इसमें। 92 कंप्लीट। देखिए दोस्तों 93, दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है, यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। अच्छा, दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है। अच्छा जी, जितना चाहिए तो उससे भी ज़्यादा आ रही है आई थिंक, ठीक है। और तो सिंपल सी बात है यह, क्योंकि प्रदूषण दोस्तों बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से दोस्तों दिक्कत हो रही थी। तो यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के लिए कारण है। तो कार्यवाही, वाहनों को क्रम से विषम और सम दिनों में चलाने के लिए एक समूह में विभाजित किया जाना चाहिए, ये भी किया था, ठीक है ना, ये भी किया गया था। सरकार को नए कारखानों वाहनों को पंजीकरण को रोकना चाहिए, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो ये तो दोस्तों एकदम अलग ही बात हो गई। तो केवल यहाँ पे कौन सा अनुसरण करता है? एक ही अनुसरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जी, एक लड़के के पास 5 उपयोग किए गए क्रेयोन है। चलो जी, ठीक है। वह उन्हें सबसे छोटे सबसे लंबे के क्रम में दर्शाता है, तो करने की कोशिश करें इन सभी में सबसे लंबा क्रेयोन कौन सा है। चलो जी, कोई बात नहीं, क्रेन। देखिएगा एल जी और डी से लंबा है, एल जो है ना जी और डी से लंबा है, ठीक है जी। बी एल से लंबा है, बी जो है ना वो एल से भी लंबा है, ठीक है जी। और एक्स जी से छोटा है, एक्स जो है ना वो जी से छोटा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आ जाएगा। और डी की कंडीशन का तो मुझे पता ही नहीं,
डी के का तो पता ही नहीं ना, तो इनमें सबसे लंबा कौन है? बी है, सिंपल सी बात है, बी है। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? बी है। तो तीनों कथन चलेंगे, तीनों के तीनों कथन चलेंगे, जब तो पता लगेगा कि कौन सा सबसे लंबा है। ठीक है, 95। देखना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से, देखते हैं क्या है। एक्स वाई से लंबा है, ठीक है जी। जेड डब्लू से कद में छोटा है, जेड जो है ना डब्लू से कद में छोटा है, चलो जी ठीक है। जेड एक्स से कद में छोटा है, जेड जो है ना एक्स से कद में छोटा है, डब्लू वाई से कद में छोटा है, चलो जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स, इस तरीके से बन जाएगा ना। तो किसका कद सबसे कम है? जेड का। किसका कद सबसे कम है? जेड का। तो 95 में कौन सा हो जाएगा आपका? अगर देखा जाए सबसे छोटे की बात हो रही है ना दोस्तों। एक बार और देखते हैं। एक्स वाई से लंबा है, ठीक है जी। जेड डब्लू से कद में छोटा है, जेड जो है ना डब्लू से कद में छोटा है, ठीक है। किसका कद सबसे छोटा है? जेड का है, ये तो पता लग गया। क्यों? क्योंकि डब्लू वाई से कद में छोटा है, डब्लू जो है ना वाई से भी छोटा है और एक्स वाई से छोटा है। अगर दोस्तों इसके हिसाब से जाऊँ, इस वाले ये तो हो गया हमारा ऑप्शन। इसके हिसाब से जेड एक्स से कद में छोटा है, जेड जो है ना वो एक्स से कद में छोटा है, एक्स से कद में छोटा है। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका ये वाला, इसकी तो आई थिंक ज़रूरत ना भी हो तो मेरा काम चल जाएगा, आई थिंक। देखना है ना, हाँ इसकी ज़रूरत नहीं भी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर केवल एक, हाँ कौन सा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 पर्याप्त है, जबकि केवल 1 पर्याप्त नहीं है। बिना एक की हेल्प से भी हम कर सकते हैं कौन छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का। प्लीज़ के लिए आपको बताना है कौन सा हम यूज़ करेंगे, प्लीज़ के लिए बताना है कि कौन सा कूट होगा। देखना क्या है क्वेश्चन, देखना क्या होगा दोस्तों। प्लीज़ हैव को PLE लिखा जाता है, प्लीज़ कम को, तो दोनों दोस्तों दोनों में सेम है, तो कौन सा होगा? PLE होगा आई थिंक, PLE। तो दोनों पर्याप्त हैं, 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट 97 क्या है? क्यू का अर्थ प्लस है, जे का अर्थ गुना है, टी का अर्थ माइनस है और के का अर्थ भाग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 97 आप कर लेना, ठीक है ना। आपको बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर मैं इसका बता दूंगा आपको, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको पिन कर दूंगा, ठीक है ना। 97 का आंसर आपको मैं पिन कर दूंगा। 98 है दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है। बहुत दोस्तों ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, आप करना ही नहीं चाहते, आई थिंक पता नहीं क्या मैटर है, समझ से बाहर है। आप करिए, करा करो, तभी तो पता लगेगा कि किस तरीके का आप कैसे चल रहे हो। 97 और 98 आप खुद करिए, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं इस पूरे सेट में, आपको खुद करने ये वाले। इनके आंसर में दोस्तों अभी सेट खत्म या फिर कंप्लीट होने के बाद में पिन कर दूंगा दोनों के आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन, पहले दोस्तों हम इसके बारे में लिख लेते हैं कौन चीज़ क्या क्या है, ठीक है ना। वर्ग लड़कों को बताता है, यानी कि लड़के, ठीक है जी। वृत्ताकार बोनों को, ये बोनों को बताता है दोस्तों, ठीक है जी। त्रिभुज किसको बता रहा है? बैडमिंटन को, ठीक है। और आयताकार लेखकों को, चलो जी ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर उन बोनो लड़कों को दर्शाता है जो लेखक और बैडमिंटन नहीं खेलते हैं? कौन सा अक्षर उन बोने लड़कों को दर्शाता है जो क्या लेखक हैं, वे बैडमिंटन नहीं खेलते हैं? लेखक तो हैं पर बैडमिंटन नहीं खेलते। तो ये चित्र निकाल दीजिए। तो बचा क्या दोस्तों? आपका बचा इसमें के, कौन सा दोस्तों? के और जी, के भी बचा और जी भी बचा। तो के तो इसमें है दोस्तों, लेखक है पर बोने नहीं है, इस तरीके से। तो ये भी अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जी, ठीक है ना जी, ठीक है। 90C का जी। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं ज़रा देखना। कौन सा आकार उन बोने लड़कों को दर्शाता है जो बैडमिंटन नहीं खेलते हैं और जो लेखक भी नहीं है? अच्छा, दो ना तो बैडमिंटन ही खेलते हैं और ना ही लेखक हैं, तो कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, कौन सा हो जाएगा फिर? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा हमारे हिसाब से, अगर देखा जाए तो ये पूरी कंडीशन है, ये भी बाहर और ये भी बाहर। तो बचा कौन सा दोस्तों? डी तो बचा, केवल डी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपकी स्टार्ट हो जाती है CRM और इकोनॉमिक्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स, ठीक है। फास्टली करते हैं दोस्तों इसको भी, ठीक है ना। क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। 101 परिष्कृत गणितीय और सांख्यिकी तकनीकी का उपयोग करते हैं
जैसे तंत्रिका नेटवर्क तथा क्लस्टर एनालिसिस। दोस्तों क्लस्टर एनालिसिस और कौन सा दोस्तों था, फैक्टर एनालिसिस में हम किसका यूज़ करते थे दोस्तों, किसका करते थे, डाटा माइनिंग का, याद है ना, डाटा माइनिंग का यूज़ करते थे क्लस्टर एनालिसिस में और फैक्टर एनालिसिस में। ये तो क्वेश्चन आपको याद ही होगा, बता चुका हूँ आपको मैं ऑलरेडी सीआरएम की पूरी क्लास में, क्लस्टर एनालिसिस और फैक्टर एनालिसिस ये सारा कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति समूह संगठन अपनी ज़रूरतों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार की वस्तु, सेवा एवं विचारों का चयन तथा उपयोग करते हैं। किस प्रकार की वस्तु, सेवा और विचारों का उपयोग यानी कि दोस्तों क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अगर देखा जाए तो दोस्तों इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, देखना क्या हो जाएगा, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन साइकिल और दोस्तों कस्टमर बिहेवियर। ये तो ख़त्म, इसकी तो कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो भी व्यक्ति इस तरह की ज़रूरतों का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, कौन करते हैं, क्या वो ये करते हैं प्रोडक्शन, नहीं तो प्रोडक्ट या फिर ये करते हैं दोस्तों कंज्यूमर। कौन करते हैं दोस्तों, कंज्यूमर तो करते हैं किसी चीज़ का उपभोग, ठीक है ना। सामाजिक आर्थिक प्रणाली शहरों के परिवारों को व्यापक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 103 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। कितने टाइप्स में इसको बांटा गया है, 8 टाइपों में बांटा हुआ है, ठीक है ना। SEO ग्राहकों के प्रति वफादारी को अधिकतम करने के लिए प्रबंधन की प्रक्रिया को कहा जाता है। रिपीट हो गया दोस्तों क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं, क्या कहा जाता है जरा बताना आप मुझे, इसमें कौन सा जाएगा दोस्तों, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। ग्राहक मूल्य विश्लेषण का तीसरा चरण है दोस्तों। क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों तीसरे चरण में, अगर देखा जाए तो दोस्तों विशेषताओं का महत्व आकलन करना, ठीक है। कंपनी के प्रदर्शन का आकलन, प्रतियोगी के प्रदर्शन की निगरानी, प्रतियोगी प्रदर्शन की निगरानी, कंपटीशन वाली दोस्तों इस तरीके की जो प्रदर्शनी होती है उसकी निगरानी करना। कंपनी के प्रदर्शन का आकलन, विशेषताओं के महत्व का आकलन, ग्राहक मूल्य विश्लेषण, कस्टमर रिटेंशन या फिर दोस्तों कस्टमर वैल्यू। इसके हिसाब से दोस्तों मुझे लगता है कि विशेषताओं का ये तो होगा नहीं, B और C हो जाएगा इस हिसाब से दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि कंपनी के प्रदर्शन का आकलन भी किया जाता है, उसमें जो दोस्तों वहाँ पे शो ऑफ कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, वो उनकी दोस्तों उनकी मतलब सॉरी उनकी निगरानी किस तरीके से, वो किस तरीके से, अगर सेल्स टीम बैठी हुई है तो वो किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो भी सारा कुछ होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो B और C हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ज़रा देखना, कंपनी की मौद्रिक समय और ऊर्जा की लागत को शामिल किया जाता है। कंपनी की मौद्रिक समय ऊर्जा को लागत को शामिल किया गया है, किस में शामिल किया गया है, किस में शामिल किया गया है दोस्तों बताइएगा। कुल ग्राहक लागत, मनोवैज्ञानिक ये तो ख़त्म हो गया, व्यक्तिगत ये भी नहीं हो सकता, टोटल कस्टमर दोस्तों, टोटल कस्टमर प्रॉफिट में हम दोस्तों इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, मनी, टाइम और रिटेंशन। नेक्स्ट लीड ट्रैकिंग, वितरण और प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके क्या है दोस्तों कार्यात्मक है। लीड ट्रैकिंग, वितरण और प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके कार्यात्मक है। 107 कौन सा है दोस्तों ये, सेल्स बिक्री आवेदन, कस्टमर सर्विस, समर्थन आवेदन, विपणन आवेदन, मार्केटिंग दोस्तों, मार्केट परमिशन है इस तरह के मार्केट, कौन सा है दोस्तों इसमें से, लीड ट्रैकिंग, वितरण, प्रबंधन, ये हमारे दोस्तों मार्केट के ही होते हैं, ठीक है। लीड ट्रैकिंग करना, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या दोस्तों हमें सेलिंग में आते हैं, नहीं। कस्टमर सर्विस में आते हैं, नहीं आते हैं। समर्थन दोस्तों इसमें आते हैं, नहीं आते हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट में किस तरीके से आपको दो प्रोडक्ट देना है, किस तरीके वितरण करना है, क्या मैनेजमेंट रखना है, सारा कुछ दोस्तों हम किस में करते हैं, मार्केटिंग में तो कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 108 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या कह रहे हैं, ग्राहकों अथवा संभावित ग्राहकों की संख्या जो कंपनी की वृद्धि में सहायता करते हैं उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें हम दोस्तों किस में मतलब क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ग्राहकों, संभावित ग्राहकों की संख्या जो कंपनी की वृद्धि में काम करते हैं, सहायता करते हैं, किस में संभावित करते हैं दोस्तों, अगर देखा जाए तो कस्टमर बेस, खुदरा विक्रेता बेस, विपणक आधार और वितरक आधार। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि विपणक आधार दोस्तों मार्केटिंग बेस भी नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर बेस भी नहीं होता, और ये क्या रिटेलर बेस, अच्छा रिटेल सेलिंग बेस है, और इसमें क्या होता है कस्टमर बेस। ग्राहकों अथवा संभावित ग्राहकों की संख्या जो कंपनी की वृद्धि में वर्गीकृत किया जाता है। कस्टमर बिहाफ पे दोस्तों, कस्टमर के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, उनको सेगमेंटेशन करते हैं अलग अलग, कौन से हमारे प्रोपोजिशन कस्टमर हैं, कौन से नहीं है, ठीक है ना, कस्टमर्स के बेस पर। नेक्स्ट इंटरनेट के संबंध में वेब पेजों को अलग अलग उपयोगकर्ताओं की विशेषता अथवा प्राथमिकताओं को अनुरूप बनाने की प्रथा है। उनको दोस्तों अपने अनुरूप बनाने की प्रथा वो क्या कहलाती है क्या कहलाएगी दोस्तों, अगर दोस्तों हमें अपने अनुरूप या प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाना है तो क्या दोस्तों हमारा ये क्या हो जाता है, वेब सेवाएं तो नहीं दोस्तों, इसमें आपका हो जाता है मेरे हिसाब से निजीकरण, क्योंकि दोस्तों पर्सनली यूज़ करते हैं हम उसको, ठीक है ना, पर्सनली यूज़ करते हैं तो निजीकरण कहलाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट डाटा माइनिंग में भविष्य
डाटा माइनिंग में भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी करने और परिवर्तन के परिणामों के अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली टेक्निक कौन सी है? डाटा माइनिंग में दोस्तों अगर दोस्तों हमें क्या करना है, भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए, परिवर्तन के परिणामों का अनुमान लगाने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं हम? कौन सी का यूज़ करते हैं दोस्तों? तो भविष्य के अनुमान की टेक्निक का यूज़ करते हैं। आपदा वसूली, भविष्य अनुमानित करने की मॉडलिंग, या फिर दोस्तों डिजिटल सीहुल्ट्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ये तो होता नहीं ये भी नहीं होता, ए और डी में से हो सकता है कोई सा एक। डिजिटल सीहुल्ट्स, कौन सा दोस्तों? डिजिटल सीहुल्ट्स का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आया है दोस्तों। ठीक है ना, ये नया क्वेश्चन आपके लिए, डिजिटल सीहुल्ट्स। नेक्स्ट, एक तर्कसंगत उपभोक्ता के लिए जिसे बजट के संदर्भ में दो वस्तुओं के बीच चयन करना होता है, एक वस्तु का मूल्य परिवर्तन कैटेरिस पैरिबस और निर्धारित करेगा। एक वस्तु का मूल्य परिवर्तन कैटेरिस पैरिबस निर्धारित करता है। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, उल्टा सीधा बताऊं क्या फ़ायदा, समस्या बाहर है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये आपको कराया ही नहीं है। ये आपका दोस्तों किस में है? इकोनॉमिक्स वाली जो आपका सेशन है, बजट वाले, उसमें है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा डीप पूछा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डीप पूछा हुआ है। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों। 112 विपणक। मार्केटिंग के लिए दोस्तों अक्सर ग्राहकों के विभिन्न समूह को कवर करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं हम दोस्तों? दोस्तों जो विपणक जो होते हैं तो अक्सर ग्राहकों के विभिन्न समूहों को कवर करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से अगर बताऊं तो मैं इसका क्या हो जाएगा, क्या है दोस्तों? लोग, खरीद की शक्ति, जननांकीय भाग, बाजार। कौन सा दोस्तों? अलग अलग हम उसका उपयोग करते हैं, मार्केट के ब्याह पे ही करते हैं। ठीक है ना, मार्केट के ब्याह पे कर रहे होते हैं। ठीक है, यदि वस्तु की किसी कीमत में 50% की वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप उसकी आपूर्ति में 10 से 20 हो जाती है तो वस्तु की कीमत की आपूर्ति की लॉस की गणना करें। 113। इस क्वेश्चन का दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि सेट काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रेड और दूध किस तरीके के उत्पाद हैं? रिपीट हो गया है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। कौन सा है दोस्तों? इस विशेषता उत्पाद हैं। कौन से दोस्तों? विशेषता उत्पाद हैं। कौन से? ब्रेड और दूध किस तरीके के उत्पाद हैं? सॉरी, सुविधा उत्पाद हैं। सॉरी, ये मैंने आपको जल्दीबाजी में हो गया। ठीक है, ये नहीं है, ये है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 115। एक आर्थिक एजेंट 5% की ब्याज दर पर 10,000 रुपये की क्या करता है दोस्तों? बैंक में जमा करता है और 2 साल बाद में उसे कितनी राशि होगी अगर आर्थिक एजेंट इस अवधि के दौरान बनाए गए खातों से निकासी नहीं करता है? एक आर्थिक एजेंट है दोस्तों, 5% की ब्याज दर पर 10,000 रुपये की बैंक में निवेश करता है। चलो जी, 2 साल बाद उसे कितने रुपए की राशि होगी अगर दोस्तों वो इस अवधि के दौरान कोई भी निकासी नहीं करता है? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, देखिएगा। एक आर्थिक एजेंट 5% ब्याज की दर के 10,000 रुपये बैंक में जमा करता है। 2 साल बाद कितनी राशि होगी अगर आर्थिक एजेंट इस अवधि के दौरान बनाए गए खातों से कोई भी निकासी नहीं करता है? तो रेट कितने देगा? 5%, प्रिंसिपल 10,000। ठीक है, टाइम पीरियड 2 साल। फॉर्मूला लगाई दोस्तों अमाउंट वाला, ए बराबर पी 1/r/100 की पावर टाइम पीरियड। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप करिए इसको, बहुत आसान है, हो जाएगा क्वेश्चन ये। ठीक है ना, बहुत आसान है और हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर पी, आपका अमाउंट 2 साल के बाद दोस्तों अमाउंट होगा, अगर आपने कोई लिया नहीं दिया नहीं उसमें से बैंक में से, तो क्या दोस्तों इसका आंसर अगर मेरे हिसाब से दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 11,025। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से कर लेना, हो जाएगा, बहुत आसान है दोस्तों, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है दोस्तों विपणक के प्रमुख कार्यों में से एक है और उपभोक्ताओं की धारणा बनाना है कि उत्पाद खरीदने लायक है या नहीं है। दोस्तों कैसे, अगर दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट इस तरीके का है दोस्तों, खरीदने लायक है या नहीं है, तो कैसे करते हैं दोस्तों? विपणक के प्रमुख कार्यों में से एक है और उपभोक्ता की धारणा बनाना है कि उत्पाद खरीदने लायक है नहीं है। तो ऑप्शन ABCD के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, उत्पादों को आसानी से दिखाई देने और उपलब्ध कराने के लिए, चलो जी, उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए, चलो, अपने उत्पादों की प्रतिस्पर्धाओं से अलग करने के लिए, ये तो नहीं होता। विपणन सर्वेक्षण करने के लिए, ये भी नहीं होता। मार्केटिंग सर्वे के लिए नहीं होता दोस्तों, क्योंकि क्या कह रहा है वो प्रमुख कार्यों में से एक है दोस्तों, जिसको हमें उपभोक्ता की धारणा बनाना है, कंज्यूमिंग की, और उसको खरीदने के लायक है नहीं है। तो वो दोस्तों क्या,
अगर दोस्तों हम इस तरह की कंडीशन को अपनाते हैं तो क्या होता है, उत्पादों को आसानी से दिखाई देने वाले उपलब्ध कराने के लिए या फिर उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए, उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए हो जाएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए, अपने उत्पादों की प्रतिस्पर्धाओं से अलग करने के लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों ये अटपटा सा है, पर देखते हैं। ये भी नहीं होगा, उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना, जब ये चारों ही काट दिए लगता है कि गलत हो गया है। इसमें देखते हैं दोबारा एनालिसिस करके। अपने उत्पादों की प्रतिस्पर्धाओं से अलग करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धाओं से अलग करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कंज्यूमिंग की धारणा को बढ़ाना है और बनाना है उत्पाद खरीदने लायक है या नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को जो कंपटीशन मार्केट है दोस्तों उससे अलग कर देंगे। ठीक है ना, उससे अलग करने के लिए हम इस तरीके की टेक्निक को क्या करते हैं, अपनाते हैं। ठीक है, जब उत्पादन मांग शून्य हो तब क्या होता है दोस्तों, जब उत्पादन मांग शून्य हो, जब उत्पादन मांग शून्य हो तो दोस्तों क्या स्थिर लागत शून्य होती है, नहीं होती है। ठीक है, परिवर्तन लागत शून्य हो सकती है, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, स्थिर लागत परिवर्तनशील से लागत होती है, हाँ ये भी होता है। परिवर्तन लागत स्थायी लागत से अधिक होती है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी और सी, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट, व्यवसाय अपने विज्ञापन के अधिकांश, व्यवसाय अपने विज्ञापन के अधिकांश रुपयों को व्यापार से बाजारों पर खर्च करता है, यह कथन है, यह कथन सही है, गलत है या फिर अपूर्ण है। तो यह कथन दोस्तों, व्यवसाय अपने विज्ञापनों से अधिकांश रुपयों को व्यापार बाजारों पर खर्च करता है, यह कथन। अच्छा जी, क्या अधिकांश रुपयों को व्यापार से, ठीक है, व्यापार बाजारों पर खर्च करता है, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई साहब, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, एकाधिकार है, एकाधिकार प्रतियोगिता वाले बाजार में एक फर्म के लिए लाभ अधिकतम की स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है। जो दोस्तों मैक्सिमम जो क्या हो सकता है, प्रॉफिट कौन सी कंडीशन के ब्याह पे हो सकता है इसमें देखा जाए तो। अच्छा क्वेश्चन है। इसका अगर देखा जाए तो एकाधिकार दोस्तों कौन सा वाली मार्केट है, यानी मोनोपोली। ठीक है, जिसमें दोस्तों क्या होता है, उनकी ही मर्जी चलती है, उनके ही प्राइस होते हैं। इसमें दोस्तों क्या, प्राइस को हम ना तो बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है ना, मोनोपोली दोस्तों कंपटीशन वाली मार्केट में दोस्तों वो होता है, आई थिंक इसके हिसाब से देखा जाए तो TR अधिकतम होगा, MRATC ये इस तरीके का दोस्तों इनकी। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो इसमें से देखना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए और सी में से। ठीक है, इसको मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जरा देखना। 120, जब कोई कंपनी अपने उत्पादकों को एक चैनल संरचना के माध्यम से वितरित करती है जिसमें एक या अधिक पुनः विक्रेता शामिल हो तो इसके रूप में जानते हैं दोस्तों, किसके रूप में जानते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे एक से अधिक विक्रेता शामिल हो तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग कहलाती है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग कहलाती है, मल्टी लेवल या फिर दोस्तों एकीकृत मार्केटिंग। ये होती है दोस्तों इनडायरेक्टली, क्योंकि दोस्तों हमें कई मतलब एक प्रोडक्ट को किसी मतलब कई व्यक्तियों के बीच में अगर ले जाना है तो दोस्तों इनडायरेक्टली करेंगे ना, जब तो पता लगेगा ना दोस्तों, कई सारे विक्रेता शामिल होंगे, इससे इस पे बिकी, फिर इससे इस पे बिकी, फिर इससे इस पे बिकी, फिर इससे इस पे बिकी। तो ये दोस्तों एक प्रोसेस होता है इनडायरेक्ट मार्केटिंग का। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों हमने कर लिए कितने क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको बात बता दूं, और साथ ही में दोस्तों हमने 120 क्वेश्चन के साथ साथ हमने दोस्तों कौन सा अपना पूरा प्रैक्टिस सेट कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। जो क्वेश्चन मुझे पिन करना है मैं वो दोस्तों आपको अभी 5 या 10 मिनट लगेगी। ठीक है ना, पानी पीने के बाद मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा विद सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल आई पेपर क्लासेस पे। ठीक है ना, ठीक है भाई, ठीक है भाई, सभी इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी जो भी मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन की कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, तो आप टेंशन मत लेना। ठीक है ना, क्योंकि बार बार आप कमेंट्स करते रहते हैं कि सर आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। तो कमेंट करो, मैं ये नहीं कह रहा कमेंट करो, बट थोड़ा सा इस तरीके से देख लिया करो कि दोस्तों आपके लिए मेहनत करता हूँ। ठीक है ना, मेहनत करके आपके लिए लेके आता हूँ और आप दोस्तों एकदम से हाथों हाथ कर देते हो, एकदम कहते हो कि सर आप मतलब इस तरीके से पढ़ा रहे हो, ये है वो है, तो वो एकदम अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, आपकी राय है, जो भी आप कहोगे वो सारा कुछ एक्सेप्ट है। गाली दोगे तो वो भी आपके लिए आपकी एक्सेप्ट होगी, क्योंकि दोस्तों जैसा मैं आपको करा रहा हूँ वही रिजल्ट आप मुझे दे रहे हो। ठीक है ना, ठीक है ना, बट थोड़ा सा ध्यान करके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है ना, शेयर कर देना, क्या कह रहा हूँ दोस्तों, शेयर कर देना। ठीक है ना, जो भी पॉजिटिव कमेंट हो पॉजिटिव करो, नेगेटिव करो, सबको दोस्तों क्या करूँगा, सॉल्यूशन दूंगा, सबका सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि इसी तरीके से दोस्तों पता लगेगा ना कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, all of you।